तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान और यूए ने एक साथ सीक्रेट रियलम के अंदर छलांग लगा दी थी, इसलिए एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि टियान जैसे ही वहाँ पे एंटर होता है तो वो जगह अलग ही जगह थी। पूरा आसमान लाल हो रखा था और हर जगह पे लाल ही लाल धुंध पची खड़ी थी। उसी टाइम पे ये टियान की नजर एक फल के ऊपर पड़ती है जिसको उसने पहले ही उस गुफा के अंदर देखा था। इस फ्रूट का नाम 100 ईयर स्प्लिट जिनसेंग है। यही नहीं, जब ये टियान अपने सामने देखता है तो फिर उसको वहाँ पे बहुत सारे इसी तरीके के फ्रूट दिखाई देते हैं। बेसिकली ये गार्डन में उगे हुए फूल की तरह हो रखे थे जो बाहरी दुनिया के अंदर बेस कीमती हैं। टियान के मन के अंदर ख्याल आता है कि अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ, जिसके बाद वो स्पेशल पाउच को बाहर निकालता है और उसके अंदर उन सभी फ्रूट्स को स्टोर कर लेता है। फिर टियान उस घर के अंदर जाता है ये सोचते हुए कि चलो अंदर ही देख लेते हैं। तो फिर अंदर जाने के बाद उसको वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी टाइम पे यूए ने जो टियान को घड़ी दी थी जीपीएस ट्रैकर की तरह वो बीप बीप करने लगती है और जब टियान उसे चेक करता है तो फिर उसे ये पता लग जाता है कि यूए के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ रखा है। वहीं पे हम लोग यूए को देखते हैं जिसके ऊपर गॉब्लिन अटैक करने वाले थे और ये छोटे छोटे गॉब्लिन यूए के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, इसलिए टियान वहाँ पे तेजी के साथ जाता है। वहीं पे हम लोग यूए को उन गॉब्लिन्स के साथ लड़ते हुए देखते हैं जहाँ पे एक गॉब्लिन यूए के सर के ऊपर दे मारता है अपना हथौड़ा तो फिर यूए नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो गॉब्लिन उसका गेम बजाने ही वाला था कि उससे पहले ही वहाँ पे टियान आ जाता है जो कि उस गॉब्लिन के ऊपर खींच के लात मारता है, जिससे वो गॉब्लिन एक झटके के अंदर ही मारा जाता है। फिर टियान पीछे मुड़ के यूए से कहता है कि बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो और आराम करो। इसके बाद टियान अपने डायर को बाहर निकालता है और काफी आसानी के साथ वो एक एक करके जितने भी वहाँ पे 4-5 गॉब्लिन थे उन सभी को मार देता है। उन सभी गॉब्लिन को मारने के बाद वो यूए के पास आता है और उससे पूछता है तुम्हारे दिन इतने कब से खराब होने लगे कि ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए। यूए बताती है कि मुझे उनकी वजह से चोट नहीं मिली थी, मुझे डिमोनिक आई पाइथन ने चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद मुझे स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा वहाँ से भागने के लिए और जब मैं यहाँ पे पहुंची तब इन्होंने ही मेरे ऊपर एम्बुश कर दिया। सीक्रेट रियलम यहाँ पे सिर्फ खतरनाक ट्रेजर ही नहीं होते हैं बल्कि मरने की पॉसिबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती है। पत्थर लगने से भी तुम मर सकते हो। फिर यूए अपने पास से हीलिंग पोशन निकालती है और उसे पी के कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है ताकि अपनी इंजरीज को हील कर सके। वहीं पे टियान उसे पूछता है कि तुम इस जगह को मुझसे बेहतर जानती हो तो फिर तुम्हें पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर कौन सा है और वो कहाँ पे है। यूए बताती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर वॉलेटेज स्टोन क्वारी है, लेकिन यून फैमिली उसके ऊपर पहले ही नजर बनाए रखी हुई है और उन्हें एक लार्ज रिसोर्स के बारे में पता भी लग गया है, इसलिए वो लोग वहीं पे ही होंगे। यून फैमिली उसी बंदे की फैमिली है जिसने उंगली की थी। टियान यूए से पूछता है कि अगर यून फैमिली का टारगेट वो है तो फिर तुम्हारी फैमिली का भी टारगेट वही होगा, लेकिन यूए आगे से बताती है कि नहीं, उसका टारगेट यहाँ पे उस ट्रेजर को ढूंढना है जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए हैं। टियान पूछता है कि तुम्हारे फादर का कौन सा ट्रेजर है भाई। यूए टियान को बताती है कि उसके फादर यहाँ पे 20 साल पहले आए थे और उन्हें एक यहाँ पे एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर मिला था, लेकिन बदकिस्मती से उसको गार्ड करने वाला यहाँ पे क्लैमिटी बीस्ट था और उसके पास टेलीपोर्टेशन स्किल भी थी, इसलिए यूए के फादर उस ट्रेजर के ऊपर हाथ नहीं जमा पाए। इसलिए यूए का गोल यहाँ पे उसी जगह के अंदर जाना है और उस ट्रेजर को लेना है। टियान यूए से पूछता है कि यहाँ पे सच में क्लैमिटी बीस्ट है और उसके पास टेलीपोर्टेशन स्किल भी है। यूए आगे से बताती है कि हाँ भाई, उसके फादर जब उस बीस्ट के साथ भिड़े होंगे तब शायद से उसका लेवल मिड टायर का स्पेस टैलेंट होगा और वो बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। टियान मन के अंदर सोचता है कि यूनिही किंग यूनिही के पास सिर्फ 9 टायर का स्पेस टैलेंट था, लेकिन यहाँ पे उस बीस्ट के पास मिड टायर का स्पेस टैलेंट है, इसलिए टियान को उस बीस्ट के पीछे जाना है और किंग यूनिही के पीछे नहीं जाना है। जब यूए पूरी तरीके से हील हो जाती है और वार्म अप करने के बाद वो टियान से कहती है कि उसकी बॉडी रिकवर हो चुकी है। टियान उससे पूछता है कि ये ठीक है ना कि तुम मुझे अपने ट्रेजर के बारे में बता रही हो, क्योंकि लड़कियां बातें शेयर नहीं करती हैं। यूए कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ ही हो। यूए टियान को बताते हैं कि उस ट्रेजर का नाम डिवाइन सोल फ्लावर है। वो ट्रेजर किसी भी इंसान की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक डिवाइन सोल फ्लावर किसी भी इंसान को एपेक्स टायर का ग्रैंड मास्टर बना सकता है। यहाँ तक कि एक डिवाइन सोल फ्लावर लिनाहे बेस जैसे किसी चीज के अंदर किसी पर्सन को दिया जाए तो वो इंसान पूरे बेस के ऊपर कब्जा कर सकता है सिर्फ उस फ्लावर के बलबूते पे। और यूए पता नहीं क्यों टियान से कहती है कि उस फ्लावर की जरूरत सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम और तुम्हारी छोटी बहन दोनों को ही पड़ेगी। टियान कहता है कि मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उस फ्लावर से, लेकिन येयू को जरूरत होगी उसकी। इसलिए टियान यूए से पूछता है कि वहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स होंगे। यूए बताती है कि 20 सालों पहले फादर ने बताया था कि वहाँ पे 10 फ्लावर्स थे, लेकिन समय के साथ साथ शायद से वहाँ पे 1-2 कम हो गए होंगे और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे कितने फ्लावर हैं। मैं तुम्हारे साथ इक्वली उन्हें बांटूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी मदद करोगे उस बीस्ट को हराने में, तभी हमें वो फ्लावर मिलेगा। टियान इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस जगह के ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पे वो फ्लावर और बीस्ट है।
टियान मन के अंदर सोचता है कि मुझे डिवाइन सोल फ्लावर के ऊपर ज्यादा जरूरत तो है नहीं, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत स्पेस टैलेंट की है। रास्ते के बीच में टियान युवे से पूछता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पे 20 साल पहले आए थे, तो फिर तो उनके पास जरूर एक प्लान भी होगा उस बीस्ट को हराने का। युवे बताती है कि हाँ है, जिसके बाद वो अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालती है। इस ट्रेजर को फॉर्मेशन अरे प्लेट कहा जाता है। युवे के फादर ने इसके पीछे बहुत सारे पैसे फूके थे मैजिशियन को बुला के इसे ये बनवाया था। इस ट्रेजर की मदद से वो लोग किसी भी टेलीपोर्टेशन स्किल की इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। अगर किसी के पास इस टेलीपोर्टेशन जैसी स्किल होगी तो उन्हें सप्रेस कर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 3 सेकंड का ही टाइम देगा एक बार एक्टिवेट होने के बाद। युवे टियान को ये भी बताती है कि यहाँ पे अगर एक स्किल है तो फिर उसकी कोई नेचुरल एनिमी ही होती है, यानी कि हर एक स्किल एक टैलेंट का कोई ना कोई तोड़ है ही। वहीं पे टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे टैलेंट का नेचुरल एनिमी कौन होगा। साथ ही में युवे टियान को ये भी बताती है कि उसे इस प्लेट को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि उसने अपनी फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल कर लिया था। टियान उसे कहता है कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा। अब इसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो बीस्ट और फ्लावर है। युवे टियान से कहती है कि तुम्हें वो गुफा दिखाई दे रही है, वहीं पे वो फ्लावर है और साथ ही में वो बीस्ट भी। मैं जाके अटैक की तैयारी करने वाली हूँ, तब तक तुम यहीं पे बैठो और उसके ऊपर नजर रखो। लेकिन हम लोग उस बीस्ट को देखते हैं और इसे शायद से पता लग जाता है, इसलिए ये जाग उठता है। वहीं पे टियान को इसका ऑरा महसूस हो जाता है, क्योंकि ये पलक झपकते ही टियान के पीछे आ गया था। वहीं पे जब टियान इसके स्टेटस देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि इसके ब्लड लाइन का टैलेंट एपेक्स टायर है, स्पेस टैलेंट मिड टायर का है और ऊपर से जेंटिफिकेशन वो भी मिड टायर का टैलेंट है। टियान युवे से कहता है कि जाओ और जाके तैयारी करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। वहीं पे वो बीस्ट अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए टियान के ऊपर एक जोरदार अटैक मारता है तो टियान का सीना चिर जाता है। टियान को समझ में आ जाता है कि उसके पास स्पीड भले ही है, लेकिन टेलीपोर्टेशन के सामने वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। वहीं पे वो बीस्ट टियान को उठा के नीचे पटक देता है तो टियान जल्दी से हीलिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है और खुद को हील कर लेता है। वहीं पे युवे उस प्लेट को एक्टिवेट करने के लिए तैयारी करने लगती है। वहीं पे टियान उस बीस्ट के साथ फाइट करा तो ये बीस्ट अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हुए टियान के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसके ऊपर पंजे से अटैक कर देता है। लेकिन टियान इस बार रेडी था तो वो जल्दी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि डूड तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन है तो मेरे पास स्पीड है। तभी वो बीस्ट दोबारा अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करता है और झम से टियान के सामने टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर दोबारा पंजे से अटैक करता है। लेकिन टियान दोबारा अपनी स्पीड की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पंजे के ऊपर हाथ मार के उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद टियान अपने पास से डैगर को बाहर निकालता है और उस बीस्ट के साथ खेलने लगता है। वहीं पे वो पीछे मुड़ के युवे से कहता है कि जल्दी करो भाई, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। तो युवे उसे कहते हैं कि 3 सेकंड दो। उसी टाइम पे वो बीस्ट टियान के पीछे दोबारा टेलीपोर्ट होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे सिनेमैटिक सीन चलता है। 3 सेकंड के अंदर वो बीस्ट टियान के पास पहुंच के अटैक करने वाला था। वहीं पे युवे 1 सेकंड के पास ही फॉरबिडन अरे को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो प्लेट उड़ते हुए जाती है और बीस्ट के ऊपर जाके वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देती है, जिससे वो बीस्ट उसी फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाता है। अब ये स्पेस टाइप एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो बीस्ट वहाँ पे जेंटिफिकेशन इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बॉडी को बड़ा करने लगता है, जिससे फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। जो वे पीछे मुड़ के टियान से कहते हैं कि जल्दी अटैक करो तो टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए एक झटके के अंदर उस बीस्ट की मुंडी काट देता है, जिससे युवे हैरानी हो जाती है कि टियान ने बस एक ही स्ट्राइक के अंदर उस बीस्ट को मार गिराया। वहीं पे वो प्लेट नीचे जाके टूट जाती है। टियान उसे उठा लेता है और कहता है कितनी दुख की बात थी, इतना अच्छा ट्रेजर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पे युवे भागते हुए टियान के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अपनी ताकत को छुपा रहे थे ना, तो उन्हें बस एक सिंगल स्ट्राइक में उस टेलीपोर्टेशन बीस्ट को मार दिया। टियान आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस वो बड़ा हो गया तो अटैक करने में ज्यादा आसानी हो गई। इसके बाद वो उससे कहता है कि चलो चल के फ्लावर चेक करते हैं। इसके बाद टियान अपना पाउच बाहर निकालता है और उसके अंदर उस मॉन्स्टर की बॉडी को रख लेता है। अब इधर हम लोग युवे को देखते हैं और इसे डिवाइन सोल फ्लावर मिल चुके थे और यहाँ पे टोटल 8 थे, इसलिए यहाँ पे अब 4-4 का बंटवारा होगा। वही जब टियान गुफा के अंदर आता है तो फिर उसको यहाँ पे किसी तरह की खुशबू आ रही थी जो जानी पहचानी थी। युवे अपने पास से 4 फ्लावर निकालती है और वो 4 टियान को दे देती है। थोड़ी देर और सूंघने के बाद टियान को पता चल जाता है कि ये वही फ्रूट है जो टियान ने जिनके साथ उस गुफा के अंदर खाया था। अब युवे वहाँ से जाने लगती है तो टियान उससे कहता है कि तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाहर मिलूंगा। अब ये यहाँ पे इनॉइंग हो रही है। युवे उससे कहती है कि मैं जा रही हूँ, ज्यादा लालची होना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन टियान उसे इग्नोर करते हुए एक पत्थर की तरफ जाता है और उसके ऊपर पंच मार के उसे तोड़ देता है। तो फिर दूसरी तरफ एक और कमरा था और जब टियान अंदर जाता है तो फिर उसको वहाँ पे एक और फूल मिलता है। अब इस फ्लावर का नाम है मुशियाला लाशिक्रापा। टियान युवे से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में भी पता है, तो युवे आगे से बताती है कि इस फ्लावर की कीमत और इसकी रेयरिटी डिवाइन सोल फ्लावर
फ्लावर से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन मार्केट के अंदर ये दिखता ही नहीं है क्योंकि कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता है। टियान पूछता है कि ऐसा क्यों, तो युवे बताती है मुशेला लाशो करापा का इस्तेमाल पर्सन की इनबॉर्न टैलेंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है जो उनके इनेट टैलेंट के ऊपर अप्लाई करता है। यानी टियान की कॉपी एबिलिटी है तो ये फ्लावर सिर्फ टियान की कॉपी एबिलिटी को ही बढ़ावा देगी और किसी भी एबिलिटी को नहीं। इसलिए इस फ्लावर का इस्तेमाल सिर्फ इनबॉर्न टैलेंट के साथ किया जाता है जो उन्हें अनलॉक करके उनकी एवोल्यूशन को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पास लाइटनिंग स्पीड टैलेंट है तो उसकी लाइटनिंग को ये पंख के अंदर बदल देगा। भले ही थोड़ी बहुत रफ्तार बढ़ जाए लेकिन इसके कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है, और ऊपर से ये साला इतना ज्यादा महंगा और रेयर है तो फिर कोई इसे चाहता ही नहीं है। इस फ्लेवर को इतना ज्यादा कीमती और वैल्यूएबल नहीं समझा जाता है। हालांकि कुछ अमीर लोग होते हैं जिनके पास कुछ ज्यादा ही शौक चरान रहते हैं और उन्हें खुजली रहती है तो वही लोग इसे खरीदते हैं ताकि वो लोग अपनी एबिलिटी को नई एवोल्यूशन दे सके। टियान को तो इसकी जरूरत है क्योंकि टियान का इनबॉर्न टैलेंट ही इतना ज्यादा कमाल का है तो फिर वो पक्का इसकी एवोल्यूशन को चेक करना चाहेगा। अब पता नहीं ये यहाँ पे क्यों बिजनेस की बात करता है। युवे से कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस एक्सचेंज करोगी। भाई वो तेरा ही फ्लावर है, तूने ही ढूंढा है, इस पे तेरा ही हक है, उसका कुछ नहीं है। वाई। अब इसके बाद टियान आगे बढ़ता है और उस फ्लावर को तोड़ लेता है तो ये उससे कहती है कि तुमने इसे क्यों तोड़ा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। कहाँ से, तुम तो जा रही थी और मुझे ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो युवे यहाँ पे टियान से हिस्सा मांगती है तो टियान अपने 3 फ्लावर उसे दे देता है, पता नहीं क्यों। वहीं पे इस गधी को ऐसा लगता है कि इसने टियान को ठग लिया क्योंकि ये मर्चेंट वाली शॉप की है, तो ये बिल्कुल आसानी के साथ इस फ्लावर की डील कर लेती है। मुझे कुछ ऑथर का समझ नहीं आ रहा है, ऑथर कुछ ज्यादा ही हॉर्नी हो रहा है। खैर टियान उस फ्लावर का इस्तेमाल करता है और अपनी एबिलिटी के साथ उसे इन्फ्यूज कर लेता है तो टियान की कॉपी एबिलिटी यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है। इवॉल्व होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होता, बस कॉपी करने की लिमिट बढ़ जाती है, यानी कि अब महीने के अंदर ये 2 टैलेंट्स को कॉपी कर सकता है और साथ ही में रेंज बढ़ जाती है, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन टियान के लिए इतना ही काफी था। रेंज बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोग ये इकट्ठा कर पाएगा और साथ ही में महीने के अंदर 2 एबिलिटी कॉपी होंगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद टियान उस स्पेस वाले बीस्ट को बाहर निकालता है और उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। स्पेस टाइप एबिलिटी कॉपी करने के बाद टियान के पास यहाँ पे स्पेस पॉकेट भी आ गई थी, यानी कि इसके पास खुद की ही स्पेस इन्वेंटरी है। स्पेस पॉकेट से आइटम को कोई भी चुरा सकता है और उसके अंदर जो सामान है उसे भी चुरा लिया जाएगा। लेकिन टियान की जो स्पेस पॉकेट है, अगर टियान उसके अंदर अपने आइटम्स को स्टोर करके रखता है तो फिर कोई भी उसे चुरा नहीं पाएगा। इसीलिए टियान उस स्पेस इन्वेंटरी के अंदर अपने पाउच को डाल देता है। अब इसके बाद टियान केव से बाहर निकलता है तो युवे उसका इंतजार कर रही थी। युवे बताती है कि उसका सारा काम यहाँ पे हो चुका है तो वो यहाँ से जा रही है। टियान उसे कहता है कि तुम अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना है और ट्रेजर को इकट्ठा करना है। युवे उसे कहती है कि इस जगह से तुम फेमिलियर नहीं हो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। टियान उससे कहता है अपना काम देखो, मुझे नहीं जरूरत है, मैं ठीक हो जाओ तुम अकेले। अब इसके बाद ये दोनों भागते हुए इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी इन्हें साइड से लड़ाई करने की आवाज आती है। ये जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर थी, लेकिन टियान यहाँ पे अपनी स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए स्पेस प्रिसेप्शन की स्किल का इस्तेमाल करता है तो फिर वो यहाँ से ही स्पेस के जरिए देख पाता है कि जो 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे वो लोग यहाँ पे एक ट्रेजर के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे बीस्ट को मारने के बाद में। बड़ी स्वॉर्ड वाला बंदा दूसरे वाले से कहता है कि ये ट्रेजर मेरा है, गिव अप कर दो, लेकिन हथौड़े वाला आगे से कहता है कि मैं ना कर रहा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से फाइट करने लगते हैं। वहीं पे युवे को समझ में नहीं आता है कि ये दोनों फैमिली वाले आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। जैंग और ली फैमिली तो काफी अच्छी एक दूसरे के साथ काम करती है। तो टियान वहाँ पे दोबारा स्पेस प्रिसेप्शन का इस्तेमाल करता है और जब वो इस बार बीस्ट के ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चलता है कि बीस्ट के मुंह के अंदर किसी टाइप की हर्ब है और वो दोनों इसी हर्ब के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। इधर वो दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ले डंडा ले लाठी लेके और हमला करने लगते हैं। बेचारे दोनों आपस में इतना ज्यादा लड़ मरते हैं कि एक झटके के अंदर दोनों ही एक साथ मारे जाते हैं। युवे कहती है कि वो दोनों मारे गए, जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। इसके बाद वो भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। टियान उससे कहता है कि तुम्हें तो गेट की तरफ जाना था ना, उनकी तरफ क्यों जा रही हो। तो युवे आगे से कहती है कि यहाँ पे क्रॉप्स से सामान लूटने में कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर फ्री का माल मिल रहा है तो क्या ही शर्म है। टियान युवे से जानबूझ के कहता है कि इस बार हम लोग आइटम को आपस में नहीं बांटेंगे, जिसके हाथ में जो लग गया वो उसका हुआ। युवे टियान से कहती है कि तुम्हें बाद में निराशा तो नहीं होगी ना। टियान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं साला डूब के मर जाऊंगा अगर तुम्हें वो स्पिरिट ग्रास मिल गई तो। अब इसके बाद युवे वहाँ पे पता नहीं क्या सोचती है और स्पीड बढ़ा के तेजी के साथ जाती है और उन दोनों मरे हुए लोगों के स्पेस पाउच को अपने पास रख लेती है और टियान से कहती है कि सारा माल मेरा हुआ। टियान उससे कहता है कि हाँ तुम्हारा हुआ, स्क्रब्स के बारे में क्या। युवे उसे कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जा और जाके बेच दो, तुम्हें कितने ही पैसे मिलेंगे। टियान उससे कहता है कि सच में। तो युवे उसके ऊपर चिल्लाते हुए
हुए कहती है कि हाँ हाँ जाओ ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टियान उससे कहता है ठीक है, फिर ये अगर क्रॉप्स मेरी है तो फिर इसके अंदर से निकलने वाला माल भी मेरा होगा। इसके बाद वो उस क्रॉप्स का मुंह खोलता है और उसके अंदर से उस स्प्लिट ग्रास को बाहर निकाल लेता है, जिससे युवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और टियान उससे कहता है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही लकी हुआ, इसके मुंह के अंदर तो स्पिरिचुअल ग्रास है। युवे टियान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ, जिसके बाद वह जबरदस्ती ही पता नहीं क्यों उस ग्रास को देखती है और बताती है कि ये फ्लेम टैलेंट स्पिरिट ग्रास है। टियान उससे पूछता है कि यह सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो युवे टियान से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्यों ना तुम इसे आइटम्स के बदले में एक्सचेंज कर लो। टियान उससे कहता है कि पहले ये बताओ कि इस स्पिरिट ग्रास का क्या ही मतलब है और दोनों फैमिली आपस में क्यों लड़ मर रही थी इस चीज के लिए। मुझे लग रहा है कि ये ऑथर बहुत ज्यादा सिटी आवाज आदमी है। भाई के पास जब ये औरत नहीं थी तब ये किताब से सब कुछ पढ़ रहा था, अब औरत है तो उससे पूछ रहा है। ऑथर फक यू। खैर युवे बताना शुरू करती है कि ये आइटम सिर्फ फ्लेम टाइप वाले लोग ही कंज्यूम कर सकते हैं जिनके पास फ्लेम टैलेंट होता है। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। यहाँ तक कि मोनार्च लेवल के लोगों के पास भी फ्लेम टैलेंट नहीं होता है जो उनके पोटेंशियल को बढ़ा दे। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ही फ्लेम टैलेंट होता है और ये फ्लेम स्पिरिट टैलेंट ग्रास ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है क्योंकि वो लोग इसी का इस्तेमाल करके अपने टैलेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बेसिकली एक टाइम पे बाद जाके कुछ लोगों की एबिलिटी रुक जाती है, ठप हो जाती है, तो ये हर्ब उस रिस्ट्रिक्शन को हटा देती है जिससे उनकी एबिलिटी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और मोनार्च लेवल उससे ऊपर भी जा सकती है। टियान के ऊपर इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो जिसकी चाहे उसकी एबिलिटी कॉपी कर सकता था एक झटके के अंदर। तो टियान के लिए फ्लावर पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है। युवे टियान को बताती है कि मेरी फैमिली के अंदर एक मोनार्च रैंक का एंसेस्टर है जिसको ये हर्ब बहुत ही ज्यादा चाहिए और अगर उसको ये हर्ब मिल जाती है तो वो अपनी बैटल स्ट्रेंथ को 10 गुना से भी ज्यादा तेज बढ़ा सकता है। पता नहीं टियान के मन के अंदर क्या आता है, लेकिन वो इस स्प्रिट ग्रास को ये युवे को दे देता है। युवे कहती है कि तुम ये मुझे दे रहे हो। टियान आगे से कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही मेरी बहन कर सकती है, तो फिर तुम्हें देना ही सबसे अच्छा काम रहेगा। इसके बाद टियान वहां से जाते हुए कहता है कि चलो मैं कुछ और ढूंढता हूँ, शायद से वो मेरे काम का आ जाए। युवे मन के अंदर सोचती है कि अच्छा इसमें और दूसरों में बस यही अंतर है, यहाँ पे कुछ लोग हैं और इस चीज के लिए आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा आसानी के साथ किसी को भी ये चीज दिए दे रहा है। इसी तरीके लोगों का फ्यूचर आगे में बहुत ज्यादा कमाल का होता है। वह फिर टियान मन के अंदर सोचता है कि ये आइटम मेरे इस्तेमाल का है नहीं, अगर मैं युवे को दे दूंगा तो मैं उसके ऊपर एक एहसान कर दूंगा। और ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि अगर मैं इसको ले जाके मार्शल पवेलियन के अंदर बेचूंगा तो वो साले पैसे काट लेंगे किसी फीस या फिर टैक्स बता के, लेकिन ऐसे इसको ये चीज दे देना कोई बुरी चीज नहीं होगी, इसमें कोई भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इसके बाद ये दोनों उस टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुंच जाते हैं जिससे ये लोग सीक्रेट रियलम के बाहर निकल जाएंगे। युवे टियान से आखिरी बार पूछती है कि साथ में नहीं आना है ना। टियान आगे से कहता है कि नहीं मुझे रहना है यहीं पे अभी। तो फिर युवे अपने पास से इन्वेंट्री पॉकेट बाहर निकालती है और टियान को दे देती है और साथ ही में वह एक और फूल दे देती है टियान को ताकि ये उसका इस्तेमाल कर सके। और टियान बिना कुछ कहे उन चीजों को अपने पास रख लेता है। युवे टियान को एक और चीज बताती है कि देखो टाइम से जल्दी वापस आ जाना, नहीं तो 10 साल तक यहीं पे बिताने पड़ेंगे और अगर तुम्हारा सामना किसी यून फैमिली वाले बंदे से हो जाता है तो फिर उन्हें अवॉइड करना और देखते ही भाग जाना। उनकी फैमिली के पास मोनार्च रैंक का एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो टियान से कहती है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है, बस यही सब सोचते हुए कि तुम मुझसे ज्यादा तेज आगे बढ़ रहे हो, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इसमें दूर से ही देखती रह जाऊंगी वगैरह वगैरह। वहीं पे ये जैसे ही बाहर निकलती है तो टियान मन के अंदर सोचता है कि चलो यार सर के ऊपर से बोझ गया, अब मैं आराम से घूम सकता हूँ, यहाँ पे किसी भी चीज के अंदर रोक टोक की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो दोबारा जंगलों के अंदर घुस जाता है शिकार विकार करने के लिए। इधर बाहर की तरफ जो भी लोग बाहर खड़े थे सीक्रेट रियलम के आसपास, उन्हें पता चल जाता है कि कोई तो बाहर आने वाला है, लेकिन वो लोग इस चीज से हैरान हो जाते हैं कि बस 2 दिनों के अंदर ही। अब इसके बाद वहाँ पे युवे निकलती है तो वो काफी ज्यादा घायल थी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये घायल है तो फिर यही सही समय है इसके पास जो भी ट्रेजर है उसे चुराने का। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक भागते हुए बंदा आता है जो कि युवे को पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे लग गई, अंदर क्या हुआ था। लेकिन युवे उसे कहती है कि क्लैन वापस ले चलो। किंग यूनिही को देखते हैं जो कि मन के अंदर सोचता है कि ये तो युवे फैमिली की डिसेंडेंट है। इसके चोटों को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी क्लैमिटी बीस्ट के साथ टकरा गई होगी, इसीलिए जान बचा के बाहर आ गए, इसके पास कोई भी ट्रेजर नहीं होंगे। जिसके बाद ये हंसते हुए कहता है कि जल्दी से आओ मेरी को लो, जो भी खजाने अपने साथ लेके आओगे, मैं यहाँ पे और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पे ये बंदा युवे से कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो कोई चोट नहीं है, बस हल्की सी चोटें हैं, वो भी ऊपर से, अंदर क्या हुआ था। युवे आगे से बताती है कि बाहर कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि हम लोगों से खजाना चुराने के लिए घात लगाए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे नाटक किया चोट लगने का, जिससे उन्हें ये लगेगा कि मैं बस अपनी जान बचा के भाग रही थी और मेरे पास कोई भी ट्रेजर
ट्रेजर वेजर नहीं है। तो फिर वो बुड्ढा युवे से पूछता है कि तुम्हें कोई ट्रेजर मिला? तो युवे आगे से बताती है कि हाँ, मेरे पास ट्रेजर है, फिल्म टैलेंट स्पिरिट ग्रास। जिसके बाद वो बुड्ढे को वो ग्रास भी दिखाती है। तो वो बुड्ढा आगे से कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल की मेडिकल हर्ब है, इससे किसी के भी टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है। युवे उस ग्रास को अपने पास रख लेती है और उससे कहती है, अंकल बेन, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करें, तभी मैं ये फ्लेम टैलेंट स्पिरिट ग्रास किसी को दे पाऊंगी। अंकल बेन उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने फैमिली के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। युवे आगे से कहती है कि मेरी बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि मैं फैमिली एंसेस्टर को देखना चाहती हूँ। इस पे अंकल बेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो युवे बताती है कि उसे पता है कि वो लोग फैमिली पोजीशन के हिसाब से ही एंसेस्टर से मिल सकते हैं और युवे की पोजीशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है और इसीलिए वो मदद मांग रही है। अंकल उससे कहते हैं कि बड़ी हिम्मत वाली हो। युवे साफ कह देती है कि अगर एंसेस्टर से मैं खुद नहीं मिलूंगी तो वो इस स्पिरिट ग्रास को भूल ही जाए, मैं इसे दूंगी नहीं, बर्बाद करके रख दूंगी, आग लगा दूंगी। तो फिर अंकल के उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है और उन्हें इस बात को मानना ही पड़ता है और वो युवे से कहते हैं कि बाकी सभी चीजें करता हूँ, तुम इंतजार करो। अब इसी बीच हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि मस्त मौज कर रहा था। जो भी बिस्ट से दिखाई देता है ये उन सभी को मार गिरा था और ये यहाँ पे जितने भी बिस्ट है उन सभी को मार चुका था और कहता है कि साला एक चीज भी नहीं मिली जो मेरा सामना कर सके, सबके सब कमजोर निकले। अब इसके बाद अगली सुबह एक मैनेजर युवे के पास आती है और उसे बताती है कि सभी मीटिंग हो चुकी है और उसे हॉल के अंदर मिलना है। तो फिर युवे हॉल से लिए निकल जाती है। हम लोग युवे फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि युवे से कहता है कि तुमने फिल्म टैलेंट स्पिरिट ग्रास को ढूंढ लिया, काफी अच्छा काम किया, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए। युवे आगे से कांप रहे थे लेकिन इसके बावजूद वो एंसेस्टर से कहती है कि वो यहाँ पे इलाइटमेंट स्टेट को मेडिटेट करने की कोशिश करना चाहती है। अंकल बेन आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इलाइटमेंट सेटल को कंप्रीहेंड करना है और उसे मेडिटेट करना है। इलाइटमेंट सेटल उनकी फैमिली का फाउंडेशन है, यहाँ तक कि उनके पास भी कोई अधिकार नहीं है मेडिटेट करने का और अगर वो इस चीज को करना चाहती है तो फिर वो अपनी हदें लांग रही है। युवे आगे से बताती है कि उसके पास डिवाइन सोल फ्लावर भी है, वो इन सभी चीजों को देने को राजी है अगर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है। एंसेस्टर बताता है कि इलाइटमेंट सेटल्स ऑरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो लोग मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे थे वो अलग ही जगह पे जा चुके हैं, इसलिए युवे को यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को बदलना ही पड़ेगा। लेकिन युवे साफ कह देती है कि उसके पास और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो फिर एंसेस्टर उसे अपनी पावर का मजा चखाते हैं और इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज करते हैं कि युवे वहाँ से उड़ते हुए सीधा गलियारे में जाके गिरती है। एंसेस्टर उसे कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ भेदभाव और नेगोशिएट करने की। युवे आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना चाहे कल्टीवेट कर ले, वो सिर्फ मोनार्च रैंक या फिर ग्रैंड मास्टर लेवल तक ही जा सकती है, सॉरी सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल तक, इसीलिए वो अपने पोटेंशियल से पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनना है। एंसेस्टर उसे कहते हैं कि हाँ अभी बनाता हूँ, जिसके बाद वो अपने पावर को और ज्यादा रिलीज करते हैं और हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से युवे सीधा जमीन पे जाके घुस जाती है और उसे समझ में आ जाता है मोनार्च रैंक का ऑरा कोई हलवा नहीं है। वहीं पे अंकल बेन एंसेस्टर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि युवे अभी भी छोटी है, भले ही उसने एंसेस्टर को निराश कर दिया है लेकिन वो उसे माफ कर दें। लेकिन युवे अंकल बेन से कहती है कि आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो प्रेशर में होने के बावजूद खड़ी होती है और एंसेस्टर से दोबारा कहती है कि मेरे को इलाइटमेंट चाहिए तो चाहिए। एंसेस्टर भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि युवे अंडर प्रेशर में होने के बावजूद भी पूरी तरीके से खड़ी हो गई, जिसके बाद वो अपने प्रेशर को वहाँ पे हटा देते हैं और वो अपने पास से किसी तरीके की चाबी या फिर जो भी हो साला उसे निकालते हैं और युवे को देते हुए कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नियम को नहीं बदल सकता हूँ, जो नियम चलते आ रहे हैं वो चलते ही रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर उन्हें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, तुम इलाइटमेंट के लिए अलाउ हो, जाके चेक कर लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो। युवे उस चाबी को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम लोग अंकल बेन को देखते हैं जो कि एंसेस्टर के पास आते हैं और युवे ने जितने भी प्लांट थे वो सभी इन लोगों को दे दिए थे। वहीं पे अंकल बेन एंसेस्टर से पूछते हैं कि आप तो उसके खिलाफ थे ना इलाइटमेंट के लिए, तो फिर आपने अपना मन क्यों बदल लिया। तो एंसेस्टर आगे से बताते हैं कि मुझे उसका जिद्दीपना पसंद है, वो मुझे तब की याद दिलाती है जब मैं छोटा हुआ करता था। अब इधर हम लोग टियान को देखते हैं जो कि मस्त शिकार कर रहा था और हर्ब इकट्ठा कर रहा था। ये एक हर्ब को लेने के लिए सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जब इसे हर्ब मिल जाता है तब इसका पैर फिसलता है और ये धड़ाम से नीचे जाके गिरता है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी से बाहर निकलता है और हर्ब को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है। वहीं पे टियान ने बहुत सारे हर्ब को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था कुछ 5 दिनों के अंदर ही, और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं इसके अंदर और ज्यादा चीजें मिला दूं तो फिर युवे तो बौखला ही जाएगी इतने सभी पैसों को देख के। अब इसी बीच हम लोग टियान के आस-पास एक चूहे को देखते हैं जो कि वहीं पे घूम रहा था। अब इसके बाद टियान अपने कपड़े वपड़े बदल लेता है और आराम करने के लिए खाना ढूंढने के लिए जा रहा था। तभी खाना टियान के पास खुद ही चल के चला आता है जो कि एक पिग था, और अगले सीन में हम लोग टियान को उसी का मीट पकाते हुए देखते हैं। अब इसके बाद टियान यहाँ पे डिनर करके एंजॉय कर रहा था,
उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो चूहा तेजी के साथ उछलते हुए आता है और टियान का मीट का टुकड़ा लेके वहाँ से भाग जाता है। तो टियान उसके पीछे भागने लगता है। टियान के पास 2 किलो माल पड़ा है, लेकिन तब भी सिर्फ 20 ग्राम के पीछे भाग रहा है ये। टियान उस चूहे का पीछा करते हुए आगे चला आता है और जब वो उस चूहे को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रेजर हंटिंग टैलेंट वाला चूहा है। अब इसका जो ब्लड लाइन टैलेंट था वो एपेक्स टायर का था, यानी कि ट्रेजर ढूंढने के मामले में बहुत ज्यादा कमाल और हाई लेवल का होगा। इसलिए टियान उसके ऊपर छलांग लगा देता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो चूहा काफी ज्यादा फुर्तीला था, इसलिए वो टियान के हत्थे ही नहीं आ रहा था। तो फिर टियान को टेलीपोर्टेशन टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है उस चूहे को पकड़ने के लिए। इससे टियान डायरेक्ट उस चूहे के सामने ही टेलीपोर्ट हो जाता है और टियान उसे पकड़ लेता है। ये चूहा एक फीमेल था जो कि टियान से कहता है छोड़ो मुझे जाने दो घटिया इंसान। टियान उसे कहता है या तो मुझे अपना मास्टर मानो या फिर जिंदा तल दिए जाओ, बताओ क्या चूज करोगे। जिसपे वो चूहा रोते हुए कहते हैं कि मुझे ना मारो, मैं तुम्हें अपना मास्टर चुन लूंगी। तो फिर टियान उसके साथ सोल लाइट कॉन्ट्रैक्ट फिल कर लेता है, जिससे वो चूहा अब टियान का सर्वेंट बन जाता है। टियान इस चूहा को लिटिल पर्पल कह के बुलाता है, तो हम भी इसे लिटिल पर्पल ही कह के बुलाएंगे। टियान को पता था कि इस ट्रेजर हंटिंग माउस के पास एपेक्स टायर का ट्रेजर हंटिंग टैलेंट है जो टियान के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। यूएन ने उसे बताया था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बेशकीमती खजाना एनर्जी स्टोन माइन है, जिसके पीछे यून फैमिली पड़ी हुई है। भले यून फैमिली का इस दुनिया के अंदर बड़ा बवाला है, लेकिन टियान को ट्राई करना क्यों नहीं चाहिए। इसलिए वो लिटिल पर्पल से पूछता है कि तुम्हें पता है एनर्जी स्टोन की माइन कहाँ पे है। पर्पल आगे से बताता है ऑफ कोर्स पता है मालिक, मेरे पास एपेक्स टायर का ट्रेजर हंटिंग टैलेंट है, मुझे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता है एनर्जी स्टोन माइन की। टियान उसे कहता है किस बात की देरी है, चलो मुझे दिखाओ वो जगह। टियान को पता था कि यूएन ने उसे बताया था कि यून फैमिली से पंगा ना लेना, लेकिन टियान यहाँ पे डायरेक्ट उनकी नाक के नीचे से माल चुराने वाला है, तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर टियान ट्रेजर हंटिंग माउस की बातों को सुनते सुनते उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पे वो उसे बता रहा था। टियान को पास ही से ही खून की महक आती है, तो वो अपनी स्पेशल टैलेंट की मदद से चेक करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि सामने ही एक बड़ी बैटल हुई थी जहाँ पे कई सारे इंसानों आपस में लड़ाई की और मारे गए हैं। इसलिए टियान टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए बैटल प्लेस के पास से टेलीपोर्ट मारता है, तो फिर टियान को दिखाई देता है कि बैटल अभी भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बंदा अपनी झड़ी उठाता है और वहाँ पे अर्थ एलिमेंट का मैजिक इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों के ऊपर पत्थरों से अटैक करता है जो उनके सरों पे लगते हैं और वो मारे जाते हैं। एक सोल्जर बच चुका था जो कि डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, तो वो लड़की आगे से अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करती है, जिससे जमीन से एक स्पाइक निकलता है जो उसके सीने के आर पार हो जाता है, जैसे वो बंदा भी वहीं पे गिर के मारा जाता है। यून फैमिली के मेंबर उसे कहते हैं कि तुम सच में ही फैमिली की एक जीनियस हो, तुमने एक बार में ही यून फैमिली के इतने सभी मेंबर्स को मार दिया। इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लियान भी है जो कि ही फैमिली का एक मेंबर है। इसके पास स्पीड टैलेंट है, इन्फेक्शन टैलेंट है और अर्थ एलिमेंट टैलेंट है जो हाई टायर का है। खैर वो लड़की अपने पास से अपनी शॉट बाहर निकालती है और उसे कहती है कि चलो थोड़े से मजे ही दिला दो। इसका कल्टीवेशन टैलेंट भी एपेक्स टायर का है और विंड स्लाइस टैलेंट हाई टायर का है। फिर वो लड़की लियान भी के ऊपर अटैक कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा खजाना मेरा है। लियान भी आगे से कहता है देखते हैं कैपेबल हो या नहीं। इसके बाद वो दोबारा अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे फॉरबिडन स्पिल का इस्तेमाल करता है, किंग कॉन्ग वॉल नाम का, जिसे सामने की तरफ एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार आ जाती है। लेकिन वो लड़की आगे से विंड सैटरिंग स्लाइस का इस्तेमाल करते हुए 3-4 स्लैश मारती है और एक बार में ही पूरी दीवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इससे लियान भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये वाली दीवार उसके स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड में से एक थी, लेकिन उसका वेपन भी विंड टाइप का है, तो फिर ये ज्यादा ही ताकतवर होते जा रहा है। लियान भी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे वो लड़की उसके मुंह के ऊपर एक किक दे मारती है, जिससे वो उड़ते हुए सीधा जाके चट्टान में घुसता है। लेकिन लियान भी दोबारा बाहर निकलता है और फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट फॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे उस लड़की के ऊपर डायरेक्ट एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है, जिसके ऊपर से लगातार कई सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे। लेकिन वो लड़की उन सभी पत्थरों को काटते हुए कहती है कि इतना ही कर सकते हो क्या। तो फिर लियान भाई आगे से दोबारा एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है फॉलन स्पाइक करके, जिससे उस लड़की के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान सीधा आके गिरती है। इससे वो लड़की भी एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए सट्टे से उसे डॉज भी कर लेती है। इससे लियान भाई हैरान हो जाता है कि इसने दोबारा अटैक को डॉज कर लिया। जिसके बाद वो लड़की लियान बी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि ये मेरा आखिरी अटैक होने वाला है। जिसके बाद वो विंड स्पीच पील ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए लियान बी के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारती है जो डायरेक्ट सीधा उसके लगते हैं, जिससे लियान बी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद उस लड़की को दिखाई देता है कि लिन बाई के पीछे ही मिनरल विन केव है, यानी कि खजाना यहीं पे है। लेकिन लिन बाई दोबारा खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि उसने 10 साल लगा के इस केव को ढूंढा है, वो किसी को भी इसे छूने नहीं देगा। तो जब डियान अपनी स्पेस टनल की मदद से उस केव को चेक करता है, तो फिर उसे पता चलता है कि उसके अंदर किसी तरीके का फॉरबिडन रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। वो लड़की आगे से कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इसे बचाना चाहते हो, मैं इस चीज को यहाँ पे खाने नहीं वाली थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो
सकता है, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा है, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपने पास से स्पिरिट ग्रास बाहर निकालती है जो इसके विंड टैलेंट को ट्रांसेंड कर देगा। लियान बी के साथ साथ टियान भी हैरान हो जाता है कि ये सच में बौखला चुकी है जो यहाँ पे इस स्पिरिट ग्रास को कंज्यूम करने वाली है, लेकिन वो लड़की इसके बावजूद उस स्पिरिट ग्रास को कंज्यूम कर लेती है और कंज्यूम करने के बाद जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, लेकिन इसके बावजूद उसका एपेक्स टायर इवॉल्व होकर ट्रांसेंडेंट टायर में बदल जाता है। टियान भी इस चीज से हैरान हो जाता है कि इसने सक्सेसफुली अपने स्पीड टैलेंट को एपेक्स टायर से ट्रांसेंडेंट टायर तक अचीव कर लिया। खैर वो लड़की लिन भाई से कहती है अगर तुम भीख मांगो तो फिर मैं तुम्हारे लाश को एक समेत छोड़ दूं। लेकिन लियान भी आगे से कहता है कि भले ही तुमने लेवल अप कर लिया है लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं हारने वाला। जिसके बाद वो दोबारा फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता कि उससे पहले ही वो लड़की तेजी के साथ आगे बढ़ती है और कई सारे स्लैशेस लियान भी के ऊपर मारती है और साथ ही में उसकी जड़ी को भी काट देती है, जिससे लियान भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये लियान भी के ऊपर ज्ञान फैलती है, ये कहते हुए कि मेरा हाई टायर स्पीड है, एपेक्स टायर विंड टैलेंट है और साथ ही में बवाल बवाल बवाल, और तुम ही फैमिली के सबसे बड़े कचड़े हो तो तुमने अपने बैटल आईक्यू का इस्तेमाल नहीं किया। लियान भी उससे मरते हुए कहता है कि जो भी कल्टीवेशन का पाथ चुनते हैं उन्हें पता होता है कि कोई ना कोई उनके रास्ते के बीच में आएगा, आज नहीं तो कल तुम भी किसी के पैरों तले कुचली जाओगे। इस पे ये लड़की अंदर जाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये मत भूलो कि हम लोग यून फैमिली से हैं। इस पूरे डीमन सी बेस के अंदर हमारे लेवल का कोई भी नहीं है, हमारी फैमिली के अंदर मोनार्च रैंक का एक मेंबर है, इसीलिए हमारे सामने कोई एनिमी ही नहीं है। लियान भी सोच ही रहा था कि अब वो यहाँ पे टपकने वाला है, तभी उसके पास टियान आता है और पूछता है ठीक हो भाई, हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन लियान भी टियान को देख के हैरान हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो भाई। तो टियान अपने पास से हीलिंग पोशन निकालता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी से मेडिसिन को लो और जिंदा रह जाओ। लेकिन लियान भी आगे से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, उसने जो अटैक किया है वो डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन के ऊपर पड़े हैं तो मैं मरने ही वाला हूँ, क्या तुम भी यहाँ पे इस माइन के लिए आए हो। टियान आगे से कहता है कोर्स। टियान लियानवी से कहता है कि यहाँ पे सच में कुछ ना कुछ तो माल होगा ही, तभी तो तुम लोग यहाँ पे लड़े मरे जा रहे थे। लियान भी आगे से कहता है कि हाँ। लियान भी टियान को बताता है कि इस ओर कीव के अंदर एपेक्स टायर का क्लेमेटी बीस्ट था जो कि इसे गॉड कर रहा था और वो वाइटली यानी कि एनर्जी स्टोन के पीछे ही था। उसने यहाँ पे कई सारे मल्टीपल छेद भी कर दिए थे ताकि जो कोई भी अंदर घुसे तो वो खो जाए। सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा बंदा जो पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस का इस्तेमाल करे वही सही रास्ते पे जा सकता है और उसे ही एनर्जी स्टोन मिलेंगे। लेकिन पर्पल ट्रेजर हंटिंग माउस काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन सा होता है। लियान भी ने यहाँ पे 10 साल लगा दिए लेकिन इसके बावजूद उसे वो चूहा नहीं मिला। तो टियान अपने पास से पर्पल को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम इसकी बात कर रहे हो क्या। तो लियान भी ट्रेजर हंटिंग माउस को देख के हैरान ही हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लियान भी टियान से कहता है कि उसने यहाँ पे पूरे 10 साल लगा दिए लेकिन इसके बावजूद उसे ये चूहा नहीं मिला। टियान को एक झटके के अंदर मिल गया और उसने टीम भी कर लिया उसे। ऑथर साला हरामी है, दिया समझाया मैं। 10 साल से ढूंढ रहे एक चूहा नहीं मिला, प्यार ढूंढ होते मैं मान भी लेता, साला शिद्दत वाला होता तब भी ना मिलता, एक 2 कौड़ी का चूहा नहीं मिला। खैर लियान भाई उस चूहे के सामने ही अपना दम तोड़ देता है, ये कहते हुए कि साला मैं चूतिया ही था तो 10 साल लगा दिए इस 2 कौड़ी को चूहे को ढूंढने के लिए। साला इतने टाइम में मैं यहाँ पे 10-15 लोगों को लेके घुस जाता तो मुझे पता चल जाता कि वो स्टोन कहाँ पे है। अरे मानवा से क्या है एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर टियान देखता है कि बड़ो निपट चुके हैं तो वो माइन के अंदर जाने लगता है, ये सोचते हुए कि माल हमारा ही है। इधर वो लड़की जैसे ही केव के अंदर जाती है तो फिर उसे भी वहाँ पे कई सारे होल दिखाई देते हैं और वो उनमें से किसी एक के अंदर चली जाती है। वहीं पे टियान लियान भाई की कवर बना देता है और उसे दफना देता है और साथ ही में उसकी झड़ी भी जोड़ के वहीं पे रख देता है। इधर वो लड़के जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो फिर अचानक से नीचे की जमीन टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरती है और तभी नीचे से एक एपेक्स टायर का प्रेडेटर बाहर निकलता है जो उसे खाने वाला था। लेकिन वो लड़की हवा में ही खुद को मैनेज कर लेती है और नीचे लैंड होती है। वो लड़की उस प्रेडेटर को देख के हैरान होती है और कहती है कि इसकी जानकारी तो दी ही नहीं गई। उसी टाइम पे वो प्रेडेटर अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है। वहीं पे बाहर की तरफ टियान को आवाजें आ रही थी तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि वो लोग फाइट करने लगे हैं और टियान मुस्कुराते हुए कहता है बढ़िया है, यून फैमिली मेरे लिए ही काम आसान कर रही है। इसके बाद वो पर्पल से कहता है कि भैया काम पर लोगो। तो फिर पर्पल भागते हुए जाता है और इधर उधर होल्स के चारों तरफ घूमने लगता है खुशबू ढूंढने के लिए और कुछ ही देर में उसे खुशबू मिल जाती है और वो टियान से कहता है कि यही रास्ता है एनर्जी स्टोन का। टियान देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो रास्ता पानी की होके जा रहा था, पानी से होके जा रहा था। टियान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए अब तक लोगों को यहाँ पे एनर्जी स्टोन नहीं मिला है, असली रास्ता तो सब पानी के नीचे से है और बाहर की तरफ जो छेद बना रखे हैं वो लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए है। इसके बाद टियान पर्पल को लेता है और उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उससे होते होते नीचे जाता है तो फिर उसे नीचे एक और गुफा दिखाई देती है और टियान उसके अंदर चला जाता है। इधर हम लोग इस लड़की का फाइटिंग सीन देखते हैं तो इसकी सॉर्ड टूट चुकी थी और ये बुरी तरीके से घायल हो गए थे।
क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रेडेटर इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसीलिए वो लड़की अपने पास किसी तरीके की पिल बाहर निकालती है जिसका वो इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती थी। सॉरी, ये पिल नहीं, एक मैजिक टूल है जो मोनार्च रैंक का है। और ये लड़की उस मोनार्च रैंक के टूल को इस्तेमाल करते हुए कहती है होलो पर्पल, मजाक कर रहा हूँ। वहीं पे वो प्रेडेटर दोबारा अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वहीं पे ये मैजिक टूल अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और सामने की तरफ एक लेजर बीम छोड़ता है जो कि उस प्रेडेटर के सीने के आर पार हो जाती है। इससे वो प्रेडेटर जल के वहीं पे मारा जाता है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ये बीम पूरी पहाड़ को चीरते हुए पार निकल जाती है और सीधा आसमान में जाती है। इसे ये पूरी की पूरी माइन अब कोलैप्स करने वाली थी। माउस टियान को बता देता है कि हमें जल्दी करनी होगी और टियान को समझ में नहीं आता है कि युन फैमिली ने ऐसा क्या इस्तेमाल कर लिया कि इतने बड़े पहाड़ को गिराने वाले हैं। खैर वो स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे हम लोग इस प्रेडेटर को देखते हैं और इसके सीने में एक छेद हो चुका था, जिसके बाद ये जल के वहीं पे मारा जाता है। ये काफी ज्यादा खुश होती है कि ये अपने साथ मोनार्च रैंक का टूल लेके आए थी, नहीं तो ये यहीं पे ही मारी जाती। इसके बाद ये एनर्जी स्टोन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आ जाता है। और टियान जैसे ही वहाँ पे लैंड होता है तो चारों तरफ एनर्जी स्टोन भरे पड़े थे। ये साले 4-4 फीट के यहाँ पे एनर्जी स्टोन इधर उधर लगे हुए थे। लोग इनके लिए लड़ मर रहे हैं बाहर। और टियान सोचता है कि मैं युन फैमिली के लिए इन सभी को अपनी जेब के अंदर डालूंगा और इन्हें यहाँ पे घंटा कुछ नहीं मिलेगा। पर्पल टियान को बताता है कि ये एनर्जी स्टोन काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड है, इसलिए तुम्हें संभल के ही इन्हें निकालना पड़ेगा। तो टियान आगे से कुल्हाड़ी निकालता है और कहता है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो स्ट्रेंथ टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए एक स्टोन के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही टूटता है, जो टिप होती है बस। इसके बाद टियान इसी तरीके से कुल्हाड़ी चलाने लगता है और वो पर्पल से कहता है कि मेरी मदद करो, टाइम कम है, हमें यहाँ का सभी माल निपटाना है, नहीं तो युन फैमिली सब लेके जाएगी। पर्पल मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो स्टोन को सूंघता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वो भागते हुए आगे जाने लगता है और टियान को फॉलो करने को कहता है। टियान उससे पूछता है कि स्टोन में कुछ गड़बड़ है क्या, तो पर्पल आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे गोल्ड ट्रेजर को सेंट किया है, यानी कि सूंघा है। इसके बाद पर्पल टियान को भगाते भगाते एक और चेम्बर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे सामने कुछ तो रखा हुआ था जो चमक रहा था। पर्पल टियान को बताता है कि ये वाइटलिटी कोर है जिसने सभी एनर्जी स्टोन्स को इस माइन के अंदर लगाया हुआ है और यही यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है। टियान भी उस कोर को देख के हैरान हो जाता है। पर्पल टियान को बताता है कि टियान इस कोर की मदद से अपने रैंक को बढ़ा के मोनार्च रैंक तक लेके जा सकता है। मोनार्च रैंक का सुनते ही टियान के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सपर्ट माना जाता है। और टियान को मोनार्च रैंक के सपने दिखने लगते हैं। इसके बाद टियान कोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो पर्पल उससे कहता है कि ज्यादा करीब मत जाना, क्योंकि कोर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा इमेंस है। अगर टियान उसके करीब जाएगा तो वो गायब ही हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व। टियान को भी पास जाने पे दिखाई देता है कि कोर के आसपास एनर्जी कुछ ज्यादा ही है और उसे इतनी दूर से ही गर्मी फील होने लगी थी। लेकिन टियान के पास इंडोरेंस टैलेंट था, इसलिए टियान को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो इंडोरेंस टैलेंट और डिफेंस टैलेंट दोनों को ही एक्टिवेट करता है। इससे पर्पल भी हैरान हो जाता है कि टियान के पास इतने सारे टैलेंट कैसे हो सकते हैं। लेकिन टियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कोर को लेने के लिए, लेकिन इसके बावजूद उसकी उंगलियां छिलने और जलने लगती हैं। लेकिन टियान इसके बावजूद अपने हाथ को बढ़ाते रहता है और अपनी उंगलियां छीलते रहता है। पर्पल जब टियान के पास जाने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पे आग का धमाका होता है। पर्पल बताता है कि वाइटलिटी कोर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा इमेंस है, कोई रेगुलर डिफेंस टैलेंट उसे रोक ही नहीं सकता है, कोई शील्ड काम ही नहीं आएगी। इसलिए टियान यहाँ पे जल के मारा ही जाना था। टियान मरने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वो रिकवरी टैलेंट का इस्तेमाल करता है और टियान बस पहुंचने ही वाला था। जिसके बाद वो स्पेस ट्रेंड का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट उस कोर को अपने स्पेस पॉकेट के अंदर ही धर लेता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और टियान उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन टियान पर्पल से कहता है कि मैं ठीक हूँ, जिसके बाद वो अपने पास से वाइटलिटी कोर बाहर निकालता है। लेकिन तभी वो जगह हमेशा की तरह कोलैप्स होने वाली थी। कोर के जाने की वजह से धीरे धीरे करके वहाँ पे सभी चीजें गिरने लगती है। इसलिए टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है वहाँ से निकलने के लिए। दूसरी तरफ ये लड़की भी आगे बढ़ रही थी, तो फिर इसे भी समझ में आ जाता है कि ये जगह बहुत जल्दी कोलैप्स करने वाली है। लेकिन धक्के की बात ये देखिए, इसे ये भी पता चल जाता है कि इसके अलावा और कोई भी माइन के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग टियान को देखते हैं जो कि दोबारा उन एनर्जी स्टोन के पास आता है और कुदाल निकाल के जुट जाता है, ये कहते हुए कि ये किसी के भी नहीं होंगे, ये सिर्फ मेरे हैं। अब इधर ये सफेद बालों वाली लड़की तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रही थी, ये सोचते हुए कि उसके अलावा भी माइन के अंदर कोई और है। अगर उसने सभी एनर्जी स्टोन यहाँ से ले गया तो फिर इसके तो लग जाएंगे वो भी बुरे वाले। अब ये भागते हुए जा रहे थे तो फिर इसे सामने एक दीवार दिखाई देती है, तो ये पंच मार के उसे तोड़ देती है, जिससे ये उस चेम्बर के अंदर आ जाती है जहाँ पे एनर्जी स्टोन
थे। और ये बार बार वो एक अच्छी क्यों दिखाई जा रही है? आई एम नॉट हॉर्नी फॉर हर। खैर जब ये अंदर आती है तो ये जगह पूरी तरीके से वीरान हो रखी थी। यहाँ पे वाइटैलिटी स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं था, लेकिन तभी इसकी किस्मत चमक जाती है और इसका पैर एक छोटे से टुकड़े के ऊपर पड़ता है, जिससे लड़की को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे स्टोन थे, अब नहीं है। इसके बाद पता नहीं से ये स्टोन को सूंघती है तो फिर इसे इसके ऊपर इंसानों की महक मिल जाती है, जिससे इसे समझ में आ जाता है कि कोई यहाँ पे आया था और वो सभी स्टोन को यहाँ से लेके चला गया है। और ये सोचती है कि अब इसके तो लग गए। अगर फैमिली हेड को पता चल चुका कि ये यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और कोई आके सभी स्टोन को लेके चला गया तो फिर ये पक्का मारी जाने वाली है, क्योंकि इसने अपने मिशन को फेल कर दिया है। इसके बाद ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जिस किसी ने भी यून फैमिली से माल चुराने की कोशिश की है उसे जिंदा गाड़ दिया जाएगा। इधर टियान पर्पल से कहता है कि शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे काफी सारा माल इकट्ठा कर पाए हैं। पर्पल आगे से कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि वहाँ पे स्टोन कोर भी होगा, मैं तो बस अंदर चला जा रहा था खुशबू को फॉलो करते हुए। तो टियान उससे कहता है कोई ना, हमें माल तो मिल गया, चलो बाहर चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए बारबेक्यू करता हूँ, तुम दबा के वहाँ पे खाना। वैसे भी अभी इस जगह को लीव करने का टाइम हो चुका है। अब अगला सीन यूए फैमिली का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लड़कियां बाहर घूम रही थी और उनमें से एक यूए के लिए खाना लेके आई थी, लेकिन दूसरी वाली मना कर देती है, ये कहते हुए कि एल्डर ने साफ कहा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, उसे खाना देने के लिए भी नहीं। तो दूसरी वाली कहती है कि वो टपक नहीं जाएंगी, तो सामने वाली कहती है क्या फर्क पड़ता है, जितना कहा जाए उतना करो। अब इसके बाद हम लोग यूए को देखते हैं जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे एलाइटमेंट मेडिटेट कर रही थी और ये दोबारा यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके ग्रैंड मास्टर रियलम पे जाने वाली है। और इसने इस जगह के अंदर बैठ के यहाँ पे कई सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर्स के ब्लड को कंज्यूम किया है, कई सारे ट्रेजर्स को भी खाया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिसके बाद यूए के लिए वो घड़ी आ जाती है जहाँ पे ये ब्रेक थ्रू करने वाली थी। जिसके बाद ब्रेक थ्रू होता है और सभी लोगों को दिखाई देता है कि यूए फैमिली यहाँ पे कोई ना कोई तो ग्रैंड मास्टर के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है। वह पे एंसेस्टर भी आगे से कहता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट तो है। अब हमें यूए को दिखाया जाता है और ये सक्सेसफुली ग्रैंड मास्टर रियलम पे पहुंच चुकी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन यूए यहाँ पे कहती है कि अब उसे बैठ के कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है, वो हवा के जरिए ही वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे वो लगातार कल्टीवेट करती रहेगी। साथ ही में उसके सेंसर्स भी काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। उसे एक मच्छर दिखाई देता है तो वो भी एकदम धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। एफपीएस कम हो गया क्या आंखों के, जो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और साथ ही में यूए के पास एक स्पेशल साइकिक एबिलिटी भी है, जिससे ये साइकिक टेलीकिनेसिस यार, बस यही है। अब इसे बस टियान का इंतजार है। इसके बाद अगला दिन सीक्रेट रियलम के खत्म होने का दिन होता है और एक एक करके कई सारे लोग बाहर निकल रहे थे। हम देखते हैं कि दो मुस्टंडे वहाँ से बाहर निकलते हैं, ये कहते हुए कि चलो अब स्टोर के पास जाते हैं ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के लिए। एक बुड्ढा वहाँ पे आता है और वो इससे सस्ते दाम पे इन लोगों से ट्रेजर एक्सचेंज करना चाहता था। ये लोग आगे से अपनी स्प्रिट ग्रास दिखाते हैं तो वो बुड्ढा आगे से कहता है कि 10,000 गोल्ड कॉइन दूंगा, लेकिन वो मुस्टंडा आगे से कहता है कि धोखा दे रहे हो क्या, कि बेवकूफ समझा है, ये 100 साल पुरानी स्प्रिट हर्ब है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ 10,000 गोल्ड दे के हो जाएगा। इस पे ये मुस्टंडा आगे से कहता है कोई जरूरत नहीं है, पैसे बढ़ाओगे भी तो कितने बढ़ा दोगे। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन चैलेंज का इस्तेमाल करते हुए दूर कहीं पे जाके टेलीपोर्ट होता है। लिटिल पर्पल बाहर निकलने वाला था तो टियान उसे कह देता है कि अंदर ही रहो, क्योंकि टियान को पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई मुनार्च रैंक का है जो इधर उधर नजर बनाए रखे हुए है। वहीं पे टियान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुनार्च रैंक का बंदा यहाँ पे नजरें क्यों लगाए हुए है, चौकीदार तो है नहीं वो। खैर टियान इस बात को इग्नोर करता है और घर के लिए निकल जाता है यूएसए मिलने के लिए, और वो टेलीपोर्टेशन टैलेंट का इस्तेमाल करता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे एक बंदा था, वो अचानक से गायब कैसे हो गया। वहीं पे हम इन दोनों मुस्टंडों को देखते हैं जो कि आराम से लार्ज अमाउंट में मनी लेने के लिए सोच के जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे इन लोगों की पैर गलती से टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर पड़ता है और ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं सीधा एक जेल के अंदर। और जब ये दोनों खड़े होकर उधर उधर देखते हैं तो फिर इन्हें चारों तरफ डेड बॉडी दिखाई देती है। किंग यूनी उन लोगों से कहता है कि रो क्यों रहे हो, तुमने जो ट्रेजर वहाँ पे इकट्ठा किए हैं चुपचाप इधर दे दो। वो दोनों यूनी को देख के हैरान हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे यूनी उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और इन्हें मार देता है और हंसते हुए कहता है कि पता नहीं तुम लोगों के पास कौन सा ट्रेजर होगा। अब इधर टियान को भाई जगह ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, उसे घर ही नहीं पता था, इसलिए वो सोच ही रहा था कि क्या मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चेक करना चाहिए, क्या किसी से पूछना चाहिए। उसी टाइम पे वहाँ पे यूए उड़ते हुए आती है जो कि टियान के मुंह के ऊपर खींच के लात दे मारती है, जिससे टियान उड़ते हुए दूर जाके सीधा एक घर से टकराता है। और टियान आगे से खड़ा होके कहता है कौन है बदतमीज, साला मुझे याद तो नहीं है कि एनिमी है यहाँ पे, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया हूँ कि गलियों के गुंडे भी मुझे इस तरीके से पीटने लगे। लेकिन जब टियान को पता चलता है कि ये यूए लिंक है तो फिर इसके मुंह के ऊपर मुस्कान आ जाती है। मैं इसकी जगह के ऊपर होता तो सुप्लेक्स दे मारता, मरती थोड़ी ना। इसके बाद ये आगे से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि मैंने ग्रैंड मास्टर रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहती थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम गार्ड अप नहीं होगे। टियान इस बात से हैरान होता है कि तुम पहले ही ग्रैंड मास्टर रियलम पे जा चुकी हो, तो ये कहती है कि मैं बस लकी थी,
और तुम सभी लोग इसे हेट करने वाले हो। टियान युवे से पूछता है कि तुमने इतने जल्दी ग्रैंड मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कैसे के लिया। तो युवे आगे से बात आती है कि उसने अपनी फैमिली की कई सारे नेचुरल ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया है तभी वो कर पाई है। और वो पीछे मुड़ के टियान से कहती है कि तुम भी कर सकते हो, ताना है बेसिकली ये। तुम्हें लगता है इस गरीब के पास इतने सारे ट्रेजर्स होंगे? पर फिर टियान को भी समझ में आ जाता है कि रिसोर्स यहाँ पे मेन चीज नहीं थी, युवे का टैलेंट भी था, इसीलिए वो ब्रेक थ्रू कर पाई थी। पर फिर टियान को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट है और अगर उसे यहाँ पे सुखी सुखी जीना है तो फिर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही पड़ेगा। उसी टाइम पे पर्पल बाहर निकलता है और वो टियान से पूछता है खाना कब मिलेगा भाई, भूख के मारे मर रहा हूँ। तो फिर गलती से युवे की नजर पर्पल के ऊपर पड़ जाती है और वो पूछती है कि ये ट्रेजर हंटिंग माउस है ना। टियान आगे से पूछता है कि ये स्पिरिट बेस्ड कुछ ज्यादा ही फेमस है क्या, तुमने एक नजर में पहचान लिया? तो युवे बताती है कि ये फेमस ही नहीं है, इसकी कीमत तो प्राइसलेस है, बस एक बार तुम नाम बोलो लोग तुम्हें मुंह के मुंह पे पैसा देने को राजी हो जाएंगे। मैं इसे अभी के अभी खरीद सकती हूँ, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वहीं पे पर्पल आगे से रोते हुए कहती है कि मेरे को मत बेचो, मैं भिखारी है। तो टियान युवे से कह देता मैं नहीं दूंगा, भाग, मेरा जिगरी पेट है ये, मैंने इसे सीने से लगाया है। युवे आगे से कहती है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद वो लोग अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं तो युवे वहां से कट लेते हैं ये कहते हुए कि तुम दोनों मिलो जाके। और वो टियान से कह के जाती है कि तुम्हें जो भी आइटम मिले हैं सीक्रेट रियलम के अंदर वो तुम पवेलियन के पास आ जाना, मैं तुम्हें मेंबरशिप प्राइस दूंगी। अब इसके बाद टियान दरवाजा खटखटाता है तो युवे बाहर निकलती है। टियान उससे पूछता है कैसी हो तुम, लेकिन युवे उसके मुंह के ऊपर ही दरवाजा बंद कर देती है। टियान उससे कहता है क्या हुआ भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, दरवाजा तो खोलो। युवे कहती है कि अच्छा तुम्हें याद है कि तुम बड़े भाई हो, तो फिर ये तो बात तुम्हें याद ही होगी कि तुम्हारी बहन यहाँ पे कई महीनों से अकेले बैठी है। साला घर के अंदर पड़े पड़े मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मरीज हूँ मैं। बोल जाओ तुम्हारी कोई छोटी बहन है, 4-5 दिन बाद आना जब गुस्सा शांत होगा। टियान आगे से कहता है कि अंदर तो आने दो, मेरी ही गलती थी। युवे उससे कहती है कोई जरूरत नहीं है, बाहर ही रहो। तो फिर टियान को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है अंदर आने के लिए और युवे उसे देख के हैरान हो जाती है। ये कहते हैं कि तुम अंदर कैसे आए? तो टियान आगे से बताता है कि ये एबिलिटी है जो मुझे सीक्रेट रियलम के अंदर मिली है। और टियान मन के अंदर सोचता है कि ये स्पेशल टैलेंट है तो साला बड़ा कमाल का, कहीं भी टेलीपोर्ट करके जा सकता हूँ। इसके बाद टियान आगे से पर्पल को बाहर निकालता है ये कहते हुए कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। ये उस चूहे को देख के खुश हो जाती है और कहती है कि इसका नाम क्या है। तो टियान आगे से उसे उसका नाम बताता है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और टियान उससे कहता है ठीक है फिर अब से ये तुम्हारी केयर के अंदर ही रहेगा। अब उसी टाइम पे वहाँ पे जिन आता है जो कि खाते पीते घर का बिल्ला लग रहा था और टियान उसे देख के कहता है कि तुमने यार पिग पालना कब से शुरू कर दिया? तो फिर ये उसे बताती है कि ये हमारी बिल्ली है जिन, तुम भूल गए क्या? टियान आगे से हैरान होता है ये देख के कि ये हमारी लिटिल जिन है, ये तो खाते पीते घर की बिल्ली लग रही है। वह फिर जिन टियान से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खाते पीते घर की हूँ लेकिन इतना भी मोटी नहीं हुई कि सुअर दिखने लगो। टियान आगे से कहता है कि तुम आगे से लड़ोगी कैसे, इतना मोटा गई हो। वह फिर जिन पर्पल से कहती है कि तुम अब से यहाँ पे मुझे फॉलो करोगे और मुझे बॉस कहोगे क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पुरानी हूँ। तो पर्पल भी आगे से अपनी मुंडी टिका देता है ये कहते हुए जी मालिक। अब इसके बाद टियान फ्रेश व्रेश होता है और अपने पास से सिस्टम विंडो बाहर निकालता है और लिटिल पर्पल की एबिलिटी को भी वहाँ पे कॉपी कर लेता है। अब इसके बाद अगला सीन किंग यूनिही का होता है जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक सिंपल सा मिशन दिया था वो भी तुमसे ना हो पाया और तुम यहाँ पे आके रिपोर्ट ही क्यों कर रही हो, तुम्हें तो जान बचा के भागना चाहिए था। तो ये लड़की आगे से बताती है कि ये जब किसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी तब शायद से वो अंदर घुस गया होगा और उसने वाइटलिटी कोर और वाइटलिटी स्टोन्स को चुरा लिया होगा। यूनिही आगे से पूछता है कि तुमने देखा कि वो कौन था? लड़की आगे से बताती है कि उसका स्पीड टैलेंट कमाल का था। लड़की उसे टकराई ही नहीं थी, उसे सिर्फ बाद में ही पता चला था कि वो जितने भी स्टोन है उन सभी को लेके चला गया है। यूनिही उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें उस चोर का जेंडर भी नहीं पता है, उसे ढूंढेंगे हम लोग कैसे? यूनिही उससे कहता है कि तुम खुद को डिमंसी बेस की नंबर 1 जीनियस बताती हो यंगर जनरेशन के अंदर, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से लैग कर रही हो, तुम्हें तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। जल्दी से जाओ और पता लगाओ कि किसने मेरा माल चुराया है अगर तुम्हें जिंदा रहना है। यूनिही उस लड़की से कहता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पे जितने भी रिसोर्स हमारे नाक के नीचे से चुराए हैं वो पक्का किसी नोबल फैमिली से ही होगा। हर किसी नोबल फैमिली के अंदर नजर बनाए रखो, कहीं पे भी अगर वो स्टोन दिखाई देता है तो उन्हें आके बता दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पे ये आगे से कहती है कि मैं उसे ढूंढ के ही रखूंगी। इसके बाद अगला दिन सुहाना होता है और हम लोग टियान को देखते हैं जो युवे के साथ पवेलियन के पास आया था कुछ लेन देन करने के लिए और टियान यहाँ पे लिटिल पर्पल के मैजिक टैलेंट का इस्तेमाल करने वाला था यहाँ के सबसे बेस्ट ट्रेजर को ढूंढने के लिए। अब इसके बाद जब टियान अंदर जाता है तो फिर उसे वहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स दिखाई देते हैं। टियान का ये टैलेंट ऐसे काम करता था कि उसे ट्रेजर्स के आसपास लाइट दिखाई देती थी जो कलर में थी, नॉर्मल कलर नॉर्मल इफेक्ट। अगर लाइट गोल्ड है तो फिर ये बहुत ज्यादा ट्रांसेंडेंट टायर का ट्रेजर है, अगर लाल है तो अपेक्स टायर का है और अगर पर्पल है तो फिर हाई टायर का है। बाकी तुम जान के कह
है उखाड़ लोगे। वहीं पे टियान एक डैगर को उठाता है तो वो टियान के स्ट्रेंथ से बेचारा चिटक ही जाता है, तो टियान चुपचाप उसे वापस रख देता है, ये सोचते हुए किसी ने कुछ देखा तो नहीं। अब इसके बाद वहाँ पे अंकल बेन आते हैं, तो फिर यूए टियान को अंकल बेन से मिलवाती है, ये कहते हुए कि यही है इस पवेलियन के इंचार्ज। अंकल बेन टियान से कहते हैं कि तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है, तुम्हें जो भी पसंद आए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन तभी टियान को गोल्डन लाइट दिखाई देती है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे वहाँ पे एक अंडा दिखाई देता है। टियान जब उसका स्टेटस चेक करता है तो फिर उसका स्टेटस अननोन था, कुछ लिखा ये हुआ नहीं था, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था। तो ये टियान के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उससे कहती है क्या हुआ, क्या है ध्यान तुम्हारा। तो टियान उन लोगों से माफी मांगता है। तो ये टियान से कहती है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो जल्दी से बताओ, अंकल बेन काफी ज्यादा बिजी हैं। टियान अंकल बेन से कहता है कि मेरे को टॉप क्वालिटी का माल चाहिए, पैसा बहुत है मेरे पास। इस पे अंकल बेन आगे से हंसते हुए कहते हैं कि इस बच्चे के पास थोड़ी सी हिम्मत है जो इस तरीके से कुछ कह रहा है। तो अंकल बेन टियान से कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल ट्रेजर्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स, स्टैंडर्ड डिवाइन वेपन सब कुछ है, बस तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास पैसों की कुछ शॉर्टेज है तो फिर तुम हमें बस थोड़ी सी चीजें दे दो, हम लोग उसे पैसे के अंदर बदल देंगे। टियान आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो अपने पास से एनर्जी स्टोन को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं इससे एक्सचेंज करना चाहूंगा, पैसे लाओ पैसे। उस एनर्जी स्टोन को देख के इन दोनों की ही आंखें फट जाती हैं, अब ये उड़ेंगे नहीं। और वो दोनों ही आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये एक्सट्रीम रेयर ट्रेजर कहाँ से मिला। ये वह आगे से कहती है कि तुम्हारे पास इस तरीके का वाइटलिटी स्टोन भी है, तुम्हें ये मिला कहाँ से। टियान आगे से कहता है कि मैं बस लकी था, जमीन पे पड़ा हुआ मिल गया। अब अंकल बेन को औकात समझ में आ जाती है और वो बड़े प्यार से कहते हैं मिस्टर जी बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। टियान आगे से कहता है कि मुझे कुछ कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए ताकि मैं ग्रैंड मास्टर रियलम में पहुंच सकूं, और कुछ शॉर्ट वेपन जैसे कि शॉर्ट वॉर्ड। अंकल बेन वहां से जाते हुए कहते हैं कि ये स्टोन ही काफी रहेगा, सब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए वो चूज कर लो, मैं अभी जाके यहाँ पे प्रॉफिट चेक करता हूँ। टियान मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे इन्हें छोटा सा टुकड़ा दिखा दिया तो वो इतने ज्यादा पैसे का है, अगर मैंने यहाँ पे अपना वाइटलिटी कोड दिखा दूं ये तो साले खून के आंसू रो देंगे। ये टियान से कहती है कि मुझे बताओ तो तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला, तुम्हें ये जमीन पे पड़ा हुआ तो मिला नहीं होगा। टियान उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम खून के आंसू रो दोगे, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस थी। ये आगे से कहती है बताओ तो टियान आगे से कहता है यून फैमिली से चुराया है। जिसपे ये टियान का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुमने वो चीज चुरा ली जिसके ऊपर यून फैमिली सालों से आंखें गड़ाई हुई थी। और वो टियान से कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से वो स्टोन उन्हें वापस कर दो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये उसे पूछती है कि कितना उनसे चुराया है। टियान आगे से बताता है मैंने गिना थोड़ी नहीं है, बस पूरी की पूरी माइन ही उखाड़ ली। इससे युवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है पूरी की पूरी माइन, और वो सर पकड़ के कोने में बैठ जाती है और कहती है कि हम लोग तो मारे गए, हमारे हो गया। यून फैमिली वहाँ पे सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उस स्टोन को लेने के लिए, और तुमने पूरी की पूरी वाइन ही चुरा ली। टियान आगे से कहता है चिंता क्या करती हो, मैंने बहुत ही क्लीनली चुराया है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें पता भी नहीं है कि वो आदमी कितना ज्यादा खतरनाक है, उसके तरीके बहुत ज्यादा अजीब है, हम लोग उसे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मुझसे कुछ न कहना, मैं कुछ नहीं करूंगी। उसी टाइम पे टियान के जर अंडे के ऊपर बढ़ती है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये अंडा मुझे ही चाहिए। अंकल बेन टियान को वो सभी चीजें दे देते हैं जो उसे चाहिए थी, कल्टीवेशन टेक्निक और एक नाइफ, और ऐसा कहा जाता है कि ये सभी चीजें मोनार्च एक्सपर्ट के ग्रेव के अंदर मिली थी तो बेशक ये प्रीशियस होनी चाहिए। और वो लोग टियान से पूछते हैं कि तुम सेटिस्फाई हो। टियान उस नाइफ को चेक करता है तो फिर उससे पता चलता है कि ये रेड टायर की है, यानी कि एपेक्स टायर की आइटम है, और टियान उस नाइफ को रख लेता है और साथ ही में कल्टीवेशन टेक्निक भी। अंकल बेन टियान को वीआईपी कार्ड भी देते हैं, ये कहते हुए कि तुम इसकी मदद से पवेलियन के अंदर कैसे तैसे जैसे भी चाहो वैसे घुस सकते हो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और तुम इस कार्ड की मदद से 70% ऑफ डिस्काउंट भी ले सकते हो। इसके बाद टियान आगे बढ़ता है और उस एल्डर से पूछता है कि ये अंडा कितने का है। एल्डर उस अंडे की तरफ देखते हैं और आगे से कहते हैं कि ये चाहिए तुम्हें। टियान आगे से कहता है हाँ हाँ कितने का है। एल्डर आगे से बताते हैं कि मैं ये तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। टियान आगे से कहता है लेकिन क्यों ऐसे ही दे दोगे। इस पे अंकल आगे से कहता है कि तुमने यहाँ पे स्टोन को हमारे साथ शेयर किया है, तुम्हारे जैसे बंदे के साथ हम लोग फ्यूचर में और ज्यादा ट्रेजर्स को एक्सचेंज करेंगे, तो ये मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। टियान मन के अंदर सोचता है कितना बड़ा बेवकूफ है, एपेक्स ट्रांसेंडेंट टायर का वेपन मुझे ऐसे ही फ्री में दिए दे रहा है। अंकल बेन टियान को बताते हैं कि ये किसी ड्रैगन का अंडा है जिसको वो लोग हमेशा के लिए बस एक डिस्प्ले आइटम की तरह ट्रीट करते थे। ये इनको यहाँ पे किसी कल्टीवेटर ने बेचा था और इन लोगों ने अजीब अजीब तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल किया अंडे को फोड़ने का, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अंडे को फोड़ नहीं पाए। इन्हें ऐसा लगता है कि टीचर उस कल्टीवेटर ने इन्हें धोखा दिया है और अंडे को सस्ते में चिपका दिया। टियान आगे से कहता है कि नहीं नहीं, उस अंडा ने तुम्हारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, बस तुम लोग इसे देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हें कैसे इसे फोड़ना है, मैं ट्राई करूंगा इसे फोड़ने की। टियान उसे कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं सस्ते में निपट गया और काफी अच्छे सारे आइटम भी मिल गए। युवे उसे कहती है कोई बात नहीं है। टियान उसे डिनर के लिए घर पे इनवाइट भी करता है, लेकिन युवे को फैमिली के अंदर कुछ काम था तो वो टियान को मना कर देती है। टियान युवे को शुक्रिया
यह भी कहता है उसकी इतनी सभी मदद करने के लिए, घर ढूंढने के लिए, युवे का ध्यान रखने के लिए। युवे उसे कहती है कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। टियान उसे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो फिर बेझिझक मांग लेना। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वही हट्टा कट्टा बंदा आता है जो कि टियान से कहता है कि तुम सीक्रेट रियलम के अंदर सरवाइव कर गए। और वो बंदा टियान से कहता है कि तुम्हें क्या मिला, तुम सीक्रेट रियलम के अंदर घटिया आइटम ही लेके आए होगे जो हमारे पवेलियन के अंदर तुम एक्सचेंज कर रहे होगे मनी के लिए। ये उससे कहती है कि ये हमारे पवेलियन का गेस्ट है, तुम इससे कुछ ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन ये बंदा टियान को और ज्यादा उंगली करने लगता है और टियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसी टाइम पे टियान डिफेंस टैलेंट को एक्टिवेट करता है तो वो अटैक टियान के डिफेंस से टकराता है। इसके बाद टियान अपने ऑरा को रिलीज करता है और उससे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है। फिर टियान के ऑरा की वजह से उस बंदे की फटने लगती है और वो धीरे धीरे करके पीछे खसकने लगता है। ये वह जल्दी से टियान के सामने आती है और उससे कहती है कि तुम इसे यहाँ पे नहीं लड़ सकते हैं, ये मास्टर पवेलियन के हेडक्वार्टर्स की मेन एंट्रेंस है। तो टियान शांत हो जाता है और युवे उस बंदे से कहती है कि तुम भी यहाँ से निकलो। जिसके बाद टियान वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। युवे उस बंदे से कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम काहे इतनी ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हो मेरे दोस्त के लिए। लेकिन तभी वो बंदा नीचे गिर जाता है और आगे से कहता है कि उस कमीने ने कितने सभी क्लैमिटी बीस्ट को मारा है, उसके पास इतना ज्यादा शक्तिशाली ब्लड थर्स्ट कैसे हो सकता है। अब इसके बाद टियान घर पे आ जाता है जहाँ पे युवे कुकिंग कर रही थी। युवे उससे कहती है कि हाँ नहा धो के बैठ जाओ, खाना बनने ही वाला है। टियान आराम से वहाँ पे रिलैक्स होके बैठ जाता है। वहीं पे जिन और पर्पल भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। जिसके बाद टियान अपने पास से ड्रैगन एग बाहर निकालता है और वो इसी बारे में सोच रहा था कि इसे हैच कैसे किया जाए। लेकिन उसी टाइम पे वो अंडा अपने आप ही हिलने लगता है। टियान भी उस अंडे को देख के हैरान हो ही रहा था कि उसी टाइम पे हम लोग जिन को देखते हैं जो कि तुरंत खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुर्राने लगती है और तुरंत वहाँ से दूर चली जाती है। टियान उससे पूछता है तुम डर क्यों गई। तो जिन उससे पूछती है कि आप यहाँ पे ड्रैगन का अंडा क्यों लेके आए हैं। टियान उसे बताता है कि उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये यहाँ पे क्या हुआ, बस वो इस अंडे को ले आया लेकिन ये तो मरा हुआ था। और टियान लोगों से पूछता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या ये अंडा सच में इतना ज्यादा स्कैरी है। तो पर्पल आगे बढ़ती है और टियान को बताती है कि उसे शायद इस बारे में पता ना हो लेकिन ड्रैगन्स के पास नेचुरल प्रेजेंस होता है, जैसे वो डोमिनेंस बनाए रखते हैं जितने भी क्लैमिटी बीस्ट होते हैं उनके ऊपर। ये ऐसे तरह के क्रिएचर्स होते हैं जिनकी रैंक मोनार्च रैंक से भी ऊपर होती है और इनका होना ही लेजेंडरी है। टियान इस बात से हैरान हो जाता है कि ड्रैगन की रैंक मोनार्च रैंक से भी ऊपर होती है। लेकिन वो हैरान इस बात से होता है कि मोनार्च रैंक के ऊपर भी कोई रैंक होती है क्या। पर्पल बताती है कि होती है लेकिन उसे नाम नहीं पता है। और तभी वो अंडा दोबारा हिलना बंद कर देता है, जबकि अंकल बेन ने बता दिया था कि ये अंडा पूरी तरीके से मर चुका है और इसके अंदर जिंदगी के कोई भी आसार नहीं है। लेकिन ये दोबारा से जिंदगी जीने की झलक क्यों दिखाने लगा। लेकिन टियान उसे दोबारा अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है। उसी टाइम पे पर्पल टियान को बताती है कि उसे पता लग गया ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि टियान की इन्वेंट्री के अंदर वाइटैलिटी क्रिस्टल कोर है। टियान पर्पल से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये अंडा क्रिस्टल कोर की वजह से दोबारा जाग उठा है। पर्पल आगे से बताती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर लाइफ एनर्जी है जिस वजह से अंडा दोबारा जाग उठा होगा और वो दोनों एक साथ पड़े ही हुए हैं, इसलिए उसके अंदर से हार्ट बीट आने लगी होगी। टियान आगे से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कोर के अंदर ऐसे भी पावर्स हैं। और टियान पर्पल से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो और जानी मानी हो। पर्पल आगे से कहती है बेशक मैं होंगे क्योंकि मेरा काम ही है ट्रेजर हंटिंग करना। पेपे लिटिल आगे से कहती है कि साला चैन से सोने भी नहीं देते, मस्त सपना देख रही थी। टियान पर्पल से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए अंडे को हैच करने के लिए। तो पर्पल आगे से बताती है कुछ नहीं करना है, अंडे को इन्वेंट्री के अंदर ही रखे रहने दीजिए और कोर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने दीजिए। जैसे ही हार्ट बीट पूरी तरीके से वापस आ जाएगी तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जिस दिन अंडा फूटेगा उस दिन टियान के पास एक स्पिरिचुअल पेट आएगा जिसकी रैंक मोनार्च रैंक से भी ऊपर होगी। वहीं पे टियान भी सोच रहा था कि पता नहीं वो दिखने में कैसा होगा। जिसके बाद डिनर रेडी हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ पे डिनर विनर खाने लगते हैं। रात के टाइम पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि पर्पल क्लाउड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को चेक कर रहा था, जिसकी मदद से वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन थी, पहले उसके पास ट्रांसेंडेंट टायर का कल्टीवेशन टैलेंट होना चाहिए और दूसरा उसके पास परफेक्ट फाउंडेशन होनी चाहिए रिफाइंड मॉडल बॉडी की। और टियान आगे से कहता है कि साला कंडीशन कितनी खराब है, अब मुझे भला यहाँ पे ट्रांसेंडेंट टायर कल्टीवेशन टैलेंट की क्यों जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे यूएलिंग के पास तो सिर्फ और सिर्फ हाई टायर का कल्टीवेशन टैलेंट था, लेकिन इसके बावजूद वो ग्रैंड मास्टर लेवल पे चली गई। पर्पल क्लाउड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले है ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक, जिसके बाद है बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, जिसके बाद है बोन रिफाइनिंग टेक्निक, जिसके बाद है स्किन रिफाइनिंग टेक्निक और आखिर में आती है की रिफाइनिंग टेक्निक। एक बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कल्टीवेट करने के बाद बहुत ही ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल अवेकन होता है और ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ के ऊपर मॉडल बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी टाइप में बदल जाती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे पास नेचुरल हेवन एंड अर्थ ट्रेजर होने चाहिए एसेंस को रिप्लेस करने के लिए। और टियान को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ये बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिर्फ उसे इसलिए
इसलिए दी है क्योंकि कोई भी इसे खरीद नहीं रहा था और टियान को ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। और वैसे भी कल्टीवेशन के दौरान यहाँ पे कई सारे नेचुरल टैलेंट लगेंगे और ऊपर से अर्थ ट्रेजर्स भी लगेंगे जो कल्टीवेशन के लिए जरूरी होंगे और कोई नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और ऊपर से यहाँ पे ट्रांसेंडेंट टायर का कल्टीवेशन टैलेंट वो तो अलग ही चीज है। लेकिन उसी टाइम पे टियान को स्क्रोल के अंदर एक अजीब सा मार्क दिखाई देता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये मार्क किस लिए है। और जब टियान उस पे स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल करता है तो अचानक से वहाँ पे रोशनी चमकती है और टियान एक वॉइड के अंदर आ जाता है। दरअसल ये जगह स्पेस रियलम थी, पर्पल बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक की। और टियान को सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए मेरे सक्सेसर बनने के लिए। और जब टियान उसके स्टेटस को देखता है तो उसकी आंखें ही फट जाती हैं क्योंकि वो डिवाइन इमॉर्टल था, स्ट्राइकिंग ऑफ थंडर। इसका कल्टीवेशन टैलेंट बताया ही नहीं गया लेकिन वो कॉपी नहीं कर सकता था। लाइटनिंग टैलेंट ट्रांसडेंडेंट टायर का था जिसको टियान कॉपी नहीं कर सकता था। एनग्रेविंग टैलेंट भी मिड टायर का था जिसको वो कॉपी नहीं कर सकता था। स्ट्रेंथ टैलेंट भी एपेक्स टायर का था लेकिन टियान उसे भी कॉपी नहीं कर सकता था। वो बंदा टियान से कहता है कि मेरे सक्सेसर तुम आ ही गए, मैं डिवाइन इमॉर्टल ऑफ द स्ट्राइकिंग थंडर हूँ। अब इसके बाद हम लोग यून फैमिली को देखते हैं और वहाँ पे एक बंदा घोड़े पे आता है और उस सफेद बाल वाली लड़की को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि किसने स्टोन्स को चुराया था। वो यूए फैमिली की लड़की के साथ आया था और उसका नाम ये टियान है जिसको वो लिन हाई बेस से लेके आई थी। साथ ही में वो उस लड़की को ये भी बताता है कि यूए लिंग ग्रैंड मास्टर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है और सभी लोग कह रहे हैं कि वो डीमन सी बेस की नंबर 1 जीनियस है। जिसपे वो लड़की उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो। ये बात सुन के जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसके मुंह के ऊपर लात मार के कहती है कि मैं ही हूँ इस जगह की नंबर 1 जीनियस यंगर जनरेशन के अंदर, याद रखना। और वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें आगे इन्वेस्टिगेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके उस ये टियान नाम के बंदे से मिलती हूँ और अगर उसने सच में उन स्टोन्स को चुराया होगा तो फिर यूए फैमिली भी उसे नहीं बचा सकेगी। इधर वो बंदा टियान को बताता है कि तुम अगर यहाँ पे आ सके हो तो फिर सच में तुम्हारे पास कुछ तो कैपेबिलिटीज होंगी ही। मुझे जिसको तुम अभी देख रहे हो वो बस एक मिराज है और कुछ भी नहीं जो मेरे एनग्रेविंग टैलेंट की वजह से छोड़ा गया है। यहाँ तक कि ये पूरी की पूरी स्पेस ही मेरे एनग्रेविंग टैलेंट की वजह से बनाई गई है। मिराज इल्यूजन का ये छोटा भाई होता है लेकिन ज्यादा भड़का और शक्तिशाली। और फिर टियान मन के अंदर सोचता है कि ये बस एक छोटा सा मिराज है लेकिन ये बंदा कौन है और इसकी रैंक क्या है, क्या ये मोनार्च रैंक पे है। वो बंदा पीछे मुड़ के टियान से कहता है कि मुझे देखो फालतू की चीजें करना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जिससे टियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वो सीधा जमीन पे जाके गिरता है। और वो मन के अंदर सोचता है कितना टेरिफाइंग और आ कहां से रहा है, ये तो बस छोटा सा मिराज है और इसका प्रेशर मुझे किंग युन ही के प्रेशर से ज्यादा शक्तिशाली क्यों लग रहा है। वो बंदा टियान से कहता है कि पहले मैं चेक करूंगा कि तुम वर्दी हो या नहीं मेरी लेगेसी रिसीव करने के लिए। जिसके बाद वो बंदा टियान के टैलेंट्स को चेक करने लगता है और आगे से कहता है तुम्हारे पास स्पीड टैलेंट है, डिफेंस टैलेंट है, एंड्योरेंस टैलेंट है। लेकिन वो बाद में ये देख के हैरान हो जाता है कि टियान के पास इतने सारे टैलेंट है और वो टियान से पूछता है कि इतने सारे टैलेंट लाते कहाँ से हो भाई। टियान आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे सीक्रेट का पता लगा लिया। टियान उससे कहता है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम मेरे सीक्रेट्स को देख सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल टैलेंट है। लेकिन वो बंदा टियान से कहता है कि देखो इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही यूनिक बात है कि तुम्हारे पास मल्टीपल टैलेंट्स हैं। ये वैसे भी सिर्फ कल्टीवेटर की लक और अपॉर्चुनिटीज के बराबर है कि वो लोग जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं उन्हें वो मिलती है। और वैसे भी मैं तुम्हारे सीक्रेट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टियान उस बंदे से कहता है कि सीनियर मैं आपका सक्सेसर हूँ, इससे आपका क्या मतलब है और आपकी रैंक क्या है, क्या आप एक्सपर्ट मोनार्च से भी ऊपर हैं। इसमें वो बंदा आगे से कहता है कि मैंने पहले ये बताया था मुझे तुम्हारे सीक्रेट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम्हें भी मेरे मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को एडवाइस देने के लिए आया हूँ जो यंगर जनरेशन के अंदर है और जिनके पास कुछ टैलेंट है। तुम्हारे पास मल्टीपल टैलेंट्स है, ये मेरे क्राइटेरिया को फिट करता है, इसलिए मैंने एक बेहतर तरीके को सोचा है तुम्हारे ग्रैंड मास्टर लेवल पे एडवांस करवाने के लिए। टियान कहता है कि बेहतर तरीका, आपका इससे क्या मतलब है। इस पे वो बंदा आगे से कहता है कि हाँ यही बात है, भले ही तुम्हारे पास मल्टीपल टैलेंट्स है और तुम्हारे पास वेराइटीज ऑफ देम है, लेकिन जो क्रिटिकल चीज है वो ये है कि तुम लो से मिड टायर टैलेंट के बीच में हो। यानी कि टियान का जो टैलेंट एरिया है वो सिर्फ लो से मिड टायर के बीच में है, एपेक्स टायर नहीं है। टियान के सिर्फ कुछ ही टैलेंट एकदम अपने मैक्स पोटेंशियल में है। इसलिए वो बंदा टियान से कहता है कि एक ट्रू वॉरियर ही बैटलफील्ड के दौरान अपने मरते दम तक अपने एपेक्स टैलेंट को यूटिलाइज करता रहता है। इसलिए अगर तुम एक लो टायर के टैलेंट के साथ लड़ते रहते हो तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाएगा। टियान भी यही सोचता है कि अगर वो लो टैलेंट के साथ इसी तरीके से फाइट करता रहा तो शायद से वो अपने एनिमी को कोई ओपनिंग दे देगा जब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। इसलिए टियान को यहाँ पे और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा टैलेंट कॉपी करते टाइम पे। वो बंदा टियान से कहता है कि तुम्हारे पास जितने लो टायर के टैलेंट्स होंगे तुम उतना ज्यादा अपनी ग्रोथ को रोकोगे। अगर तुम सच में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक ही रास्ते को चुनना पड़ेगा और वो है कि तुम अपने सभी टैलेंट्स को एपेक्स टायर तक ले जाओ। टियान आगे से कहता है कि मैं अपने टैलेंट्स को एपेक्स टायर तक लेके जाऊं, ऐसा क्या
पॉसिबल भी है, जिसपे वो बंदा टियान से कहता है कि जब तक तुम लगातार एक टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइट करोगे, उसे एक्सपीरियंस करोगे, तो फिर तुम्हारा टैलेंट लेवल अप होता रहेगा। मैं इस बार तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिसके बाद वो चुटकी बजाता है तो वो एनग्रेविंग टैलेंट की मदद से वहाँ पे एक और मिराज बना देता है और ये पहले वाले से और भी ज्यादा अलग था। वो बंदा टियान को बताता है कि इस स्पेशल रूम के अंदर जो टाइम बह रहा है वो बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। बाहर अगर 1 घंटा बीतेगा तो फिर यहाँ पे 1 महीना बीत जाएगा। इससे टियान काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है क्या ये सच है। इस पे वो बंदा कहता है कि हाँ ये सच है, और वो टियान को बताता है कि मैंने सिर्फ इसे एक ही बार इस्तेमाल करना है। अगर तुम इस रूम को छोड़ के चले जाते हो तो फिर ये तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। टियान मन के अंदर सोचता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी यहाँ पे अपने लेवल को बढ़ा के ग्रैंड मास्टर लेवल तक लेके जाना है। अगर यून फैमिली को पता लग जाता है कि टियान ने ही उन वाइटलिटी स्टोन को चुराया है तो फिर वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और टियान के पास ताकत होनी चाहिए ये और खुद को बचाने के लिए। इसीलिए टियान उस बंदे से कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा और अपने लेवल को बढ़ाऊंगा। जिसपे वो बंदा कहता है वाह क्या कमाल का बच्चा है। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। टियान उससे पूछता है कहाँ पे चले गए तुम। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा लकी हुए कि मोनार्च रैंक को हासिल कर लो तो फिर शायद से तुम मेरे रियल बॉडी को देख पाओगे। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक अपोनेंट भेजा है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस रूम के अंदर कोई मॉन्स्टर आता है और वो बंदा उससे कहता है बेझिझक अपने दिल की इच्छा निकाल के इसे मारो, ये मरेगा नहीं वैसे भी। और ये मॉन्स्टर दिखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा और खतरनाक लग रहा था क्योंकि इसका लेवल ग्रैंड मास्टर का था। अब इसके बाद वो मॉन्स्टर सीधा टियान के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है तो टियान भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज था इसलिए वो टियान के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है तो टियान उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। इससे टियान को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। टियान सोचता है कि उसके पास सिर्फ 6 ही घंटे हैं। 6 घंटे के बाद बाहरी दुनिया में सुबह हो जाएगी और अगर येयू ने टियान को ऐसे ही बेहोश पड़ा देख लिया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए टियान को यहाँ पे आधे साल के अंदर ही सभी चीजें करनी पड़ेंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाहरी दुनिया में तो सुबह हो जाती है और हम लोग येयू को देखते हैं और इसे भाई के सपने आ रहे हैं। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद मिराज के अंदर का सीन होता है जहाँ पे टियान अभी भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और अब ये बौखला चुका था और ये अंधाधुन टियान के ऊपर उल्टा सीधा अटैक करते जा रहा था। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं और इसका स्ट्रेंथ टैलेंट एपेक्स टायर तक पहुंच चुका था। फिर टियान मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो मॉन्स्टर पीछे जाके गिरता है और 6 महीने के अंदर टियान ने अपने सभी टैलेंट्स को यहाँ पे एपेक्स टायर तक पहुंचा लिया था। सिर्फ ट्रेजर हंटिंग और स्पेस टैलेंट ही बचा था जिसको टियान ने शायद इस्तेमाल नहीं किया होगा। वहाँ पे वो मॉन्स्टर कई सारे पत्थर उठाता है और उन्हें टियान के ऊपर फेंक के दे मारता है, लेकिन टियान आगे से नाइफ टाइप टैलेंट का इस्तेमाल करता है और शॉर्ट कंट्रोल चोटिक स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हुए जितने भी पत्थर वहाँ पे थे एक झटके के अंदर उन सभी को काट देता है। फिर टियान एपेक्स टायर स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के ऊपर शैडो असैसिन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लाइसेस मारता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है और टियान सक्सेसफुली इस फाइट को जीत गया था। इसके बाद टियान अचानक से मिराज से बाहर निकल के सीधा असली दुनिया में उठता है। तभी येयू उसके कमरे में आती है और उसे बताती है ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। टियान येयू को देखते ही उसे गले लगा लेता है तो येयू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या बुरा सपना देखा क्या। तो टियान आगे से बताता है बस मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा। लेकिन बाद में येयू शर्मा के पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, ऐसे अचानक से गले लगाना इल्लीगल है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल जाती है और उससे कहती है कि खाना खा लो आके, नहीं भूख से मर जाओगे। टियान उससे कहता है कि अगर खाना बना के दोगे तो फिर तुम्हारे साथ मैं शॉपिंग पे चलूंगा। येयू जैसे ही शॉपिंग का नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है सच में। टियान उससे कहता है कि हाँ अगर खाने को मिलेगा तो फिर तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मैं खरीद के दूंगा फ्री में, जिससे येयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। टियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर वो अपने टैलेंट्स को यहाँ पे इंक्रीज कर लेगा तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बस थोड़ी ही देर में वो कुछ ही देर में ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच ही जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों मार्केट प्लेस में इधर उधर घूम रहे थे और येयू कह रही थी कि हमें युवे और उसकी बुदकी को यहाँ पे बुला के पार्टी देनी चाहिए। उन लोगों ने हमें काफी ज्यादा मदद की है यहाँ पे घर को ढूंढ के देने में। अब इसके बाद टियान और युवे यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, जो भी जरूरी चीज थी उन सभी चीजों को खरीदते हैं। वहाँ पे युवे एक पानी की फव्वारे को देख के कहती है कि मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। अब इसके बाद टियान एक बार के अंदर जाता है और वहाँ पे अल्कोहल पी रहा था। ये उससे कहती है कि एक शॉट मुझे भी मिलेगा। तो टियान उससे कहता है उम्र कम है तुम्हारी। ये उससे कहती है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है जब वो दोनों इतना ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। टियान उससे कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा खुशनुमा पल है। अब इसके बाद हम लोग दोबारा सफेद बालों वाली लड़की को देखते हैं जो टियान के घर पे आए हुए थे, लेकिन ये लोग अभी घर पे नहीं थे। अब इसके बाद हम लोग येयू को देखते हैं जो कि अकेले घर आ रही थी, लेकिन टियान ने इससे कहा था कि तुम अकेले घर जाओ, मुझे
कुछ काम है और टियान ने ये भी कहा था कि जिन तुम्हारी रक्षा करेगा। इधर टियान येजो से कहता है कि तुम अकेले घर चले जाओ, मुझे कुछ काम से जाना है। येजो उसे कहती है कि तुम्हें सच में मेरे साथ नहीं आना, तो टियान उसे कहता है कि ये जगह घर से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें अकेले ही घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो फिर येजो अच्छी बहन की तरह बात मान के घर के लिए जा रही थी, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि टियान के घर के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे। सफेद बालों वाली लड़की का रिश्तेदार आगे से कहता है कि ये युए है क्या, युए फैमिली की, लेकिन लड़की आगे से कहती है कि नहीं, ये बस एक रेगुलर ह्यूमन है जो मार्शल वॉरियर पे है, मुझे उसी की तरह दिखती है, अगर मैंने आंखों से ना देखा होता तो मैं यकीन ही ना करती। अब उसी टाइम पे पर्पल भी बैग से बाहर निकल आता है, तो युए उसे कहती है वापस जाओ। तो फिर उस लड़की की नजर पर्पल के ऊपर पड़ जाती है और कहती है कि ये तो ट्रेजर हंटिंग माउस है। इसी बीच हम लोग टियान को देखते हैं जो कि दोबारा पवेलियन गया हुआ था बोन क्लींजिंग पिल लेने के लिए। बुद्धि आगे से पूछती है कि ये पिल तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, तो टियान आगे से बताता है येयो के लिए। तो फिर बुद्धि उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे मार्शल वॉरियर की एक स्किल बुक भी देती हूँ, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम की रहेगी। इसके बाद वो पीछे मुड़ के एक वर्कर से कहती है कि एपेक्स टायर के स्किल बुक लेके आओ। उसी टाइम पे पर्पल टियान से कहता है कि हम लोग खतरे में है, यून फैमिली की तरफ से किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, जल्दी वापस आओ। तो टियान जल्दी से पिल विल वहीं पे छोड़ता है और भागते हुए घर की तरफ चला जाता है। खुद जैसे ही इस चीज को देखती है तो वो पीछे मुड़ के वर्कर से कहती है कि युए को यहाँ पे बुला लाओ, उसकी बहन खतरे में होगी, मुझे कुछ तो बुरी फीलिंग आ रही है। वहीं पे हम लोग टियान को देखते हैं जो कि भागते हुए घर की तरफ जा रहा था और टियान को येयो की ही चिंता हो रही थी। टियान बस यही कह रहा था कि अगर उन लोगों ने युए के बाल को भी छुआ तो मैं उन सभी को मार दूंगा। अब इधर हम लोग येयो को देखते हैं और लिटिंजिल फॉर्म में आ चुका था, लड़ने के लिए वो रेडी हो चुका था। वहीं पे येयो उन दोनों से पूछती है कौन हो तुम भाई, तुम्हें क्या चाहिए। इस पे लड़की कहती है कि मैं कौन हूँ, अपने बड़े भाई से पूछ लेना। तो येयो कहती है कि तुम मेरे भाई को ढूंढ रहे हो क्या, लेकिन लड़की आगे से कहती है कि नहीं, मुझे बस वो छोटा सा चूहा चाहिए जो जिसने मुझसे कुछ चुराया है। अब अचानक से वहाँ पे बरसात भी होने लगती है, ऑथर माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम लोग टियान को देखते हैं जो कि भागते हुए सीधा जाके घर के पास ही रुकता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो इस जगह पे तो आ गया था, लेकिन ये जो यहाँ पे नहीं थी। तभी उसकी नजर जिन के ऊपर पड़ती है जो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। टियान उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन जिन आगे से बस माफी मांगती है, ये कहते हुए कि मैं यूजलेस हूँ। वो लोग ये जो को लेके चले गए। उसी टाइम पे पर्पल भी बाहर निकल आता है और वो भी टियान से बस माफी ही मांगता है कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि भागने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाया। टियान उन दोनों ही से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मुझे येयो को अकेले यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद टियान इन्वेंट्री बाहर निकालता है और उन दोनों को वहीं पे रख देता है रिकवर होने के लिए। वहीं पे ये बुद्ध का आगे से टसुए बहाते हुए कहता है कि यून फैमिली के लिए मैं उन सभी को एक झटके में मारने वाला हूँ, पहले बहन बचा ले। अब उसी टाइम पे वहाँ पे युए आती है और तुम सभी इसे गालियां देने वाले हो। टियान पीछे मुड़ के देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। अब इसके बाद हम लोग यून फैमिली के अंडरग्राउंड जेल को देखते हैं जहाँ पे वो लोग युए को डाल देते हैं। युए उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, मुझे जाने दो। और वो इन लोगों से कहती है कि मेरा भाई कभी भी तुम लोगों को आसानी के साथ जाने नहीं देगा जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। इसपे मुखोटे वाला आगे से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हालात इस समय कैसे हैं। तुम्हारे वो दो जो पेट थे उन्हें जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि ये टियान को पता लग सके कि यहाँ पे माहौल कैसा है। उन लोगों के साथ पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। ये जो उससे पूछती है कि क्या मतलब है, मुखोटे वाला आगे से कहता है कि ये एक जाल है, जाल, अगर तुम्हारा भाई यहाँ पे आता है तो वो मारा ही जाएगा। और हम लोग टियान को देखते हैं और ये भोपड़ी का इस तरीके से बेहोश कैसे हुआ, इसका एपेक्स टायर सब कहाँ गया, कैसे इस कमीने ने इसे बेहोश कर दिया, मुझे जवाब चाहिए। और बस इतने ही चैप्टर थे यहाँ पे 95 और इसके बाद से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ कि एक चैप्टर आ जाए, मैं देख लूँ क्या होगा आगे, लेकिन फक कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यहीं तक था और मैं जा रहा हूँ भाई इसकी नॉवल पढ़ने से मेरा मतलब जो टाइपिंग वाली होती है वो वाली नॉवल, उपन्यास, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। बाकी तुम लोग इंतजार करो 2-3 दिनों का, मैं सीधा एक नई वेब अपलोड करता हूँ। वो ज्यादा अच्छी है, 400-500 चैप्टर है और सीरीज भी काफी गजब की है, मतलब प्रोग्रेस होता है बस।